यहाँ पर आपको ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपको आरंभ का है उसको देखते हैं। ये आपको पार्ट 1 होगा, इस शुरुआत से इस चीज़ को देखते हैं। पर सबसे इसके जो कुछ महत्वपूर्ण आपको मान लीजिए अगर कुछ महत्वपूर्ण प्राकथन है उसके बारे में कहा गया तो उसको देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए यहाँ पर आपको जो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो पिछले इसमें थोड़ा सा ये प्राकथन में आप देखिए। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो पिछले कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था जो पिछले कई वर्षों से निवेश के निम्न स्तर से परेशान था। वर्ष 2019-20 की सुस्ती के बाद स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई। आर्थिक सुस्ती के दौर को नियंत्रित करने एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा संघीय बजट द्वारा 2021 में कई अच्छे कदम उठाए गए। लेकिन इस बजट का सामना जल्द ही कोविड-19 महामारी से होने वाला था, जिसके बारे में आपको बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से दोनों में से किसी में भी कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत के इस वायरस से संक्रमित पहले मरीज की आधिकारिक पुष्टि 30 जनवरी 2020 को की गई थी तथा इस महामारी के भावी स्वरूप पर प्रकृति एवं दुष्प्रभावों का अनुमान लगाना इतनी जल्दी संभव नहीं था। देखिए जुलाई 2020 के प्रारंभ तक सरकार द्वारा इस महामारी के प्रभावों का अनुमान की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। वैसे आरबीआई एवं एसबीआई द्वारा इसके आर्थिक वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव पर अपने अनुमान जारी किए गए थे। आपको देखिए क्या देखिए जहाँ एक और इस महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने एवं आर्थिक पुनर्जीवन के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे राहत एवं वित्तीय पैकेज जीडीपी का लगभग 10% की घोषणा की गई। वहीं विश्व बैंक द्वारा इस संकट का सामना करने के भारत को अब तक का सबसे बड़ा पैकेज 1 अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराया गया। देखिए हाल के वर्षों में भारत द्वारा अपनी आर्थिक नीतियों का कृषि क्षेत्र से लेकर उद्योग सेवा सामाजिक क्षेत्रों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बड़ी दृढ़ता के साथ रूपांतरण किया जा रहा था। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण लगता है कि इन सारी प्रक्रियाओं पर से ध्यान हट सा गया है तब प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों पर एक आपदा आकालीन संकट छा गया है। यह एक संशोधित रिवाइज्ड परिवर्धित एनलार्ज्ड देखिए यह एक पूर्ण संशोधित रिवाइज्ड एंड परिवर्धित एनलार्ज एवं सुधारीकृत रिवैम्पेड संस्करण है जिसे अभ्यर्थियों के बेहतर एवं सरल बनाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए इस संस्करण में को क्या नया है, देखिए हम क्या इस संस्करण में नया क्या है तो पहले देखिए हम कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न गतिरोध के मद्देनजर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की एक नई तिथि आपकी कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न गतिरोध के मद्देनजर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए एक नई तिथि 4 अक्टूबर 2020 की घोषणा की गई। राज्यों के सिविल सर्विस परीक्षाओं कैलेंडर पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ने का संभावना है। इस बड़े बदलाव के परिप्रेक्ष्य में पुस्तक को इस संस्करण विशेष संशोधन की आवश्यकता महसूस की। पुस्तक के नए संस्करण में की जाने वाली अब तक की नियत परंपरा जिसके अंतर्गत जिसमें प्रत्येक वर्ष मार्च तक के अपडेट शामिल किए जाते थे, जिसके विपरीत इस बार जुलाई 2020 तक के अपडेट शामिल किए गए हैं। जुलाई 2020 तक के अपडेट शामिल की मतलब कि आपको कोविड-19 प्रभाव एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों को पुस्तक के लगभग सभी अध्यायों में यथासंभव शामिल किया गया है। इस संस्करण को आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 एवं संघीय बजट 2020-21 इंडिया के इस संस्करण को संघीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 संघीय बजट 2020-21 इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 नवीनतम भारत 2020 एवं जुलाई 2020 तक उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों के आधार पर संशोधित किया गया है। अर्थशास्त्र की एक सरलीकृत एवं प्रसंस्कृत अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई जिसके अंतर्गत अनेक विषय वस्तुओं को शामिल किया है जैसे अर्थशास्त्र निराशरण विज्ञान से कई अधिक व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, बीजिंग सहमति, सैंटियागो समिति, राष्ट्रीय आय लेखांकन GVA एवं GDP अंतर, निश्चित आधार एवं श्रृंखला आधार विधियाँ, आर्थिक सांख्यिकी आर्थिक सांख्यिकी की अस्थायी समिति, राष्ट्रीय आय नवीनतम अनुमान एवं कोविड-19 इस पर प्रभाव देखिए। विकास अर्थशास्त्र देखिए आप क्या विकास अर्थशास्त्र एवं आर्थिक सुधार देखिए आप विकास अर्थशास्त्र एवं आर्थिक सुधार देखिए यहाँ पर आर्थिक सुधार को देखिए विकास अर्थशास्त्र एवं आर्थिक सुधार को संशोधित एवं नवीनतम पहलुओं को शामिल करते हुए विभिन्न नए आयामों पर चर्चा की गई जैसे प्रगति यहाँ देखिए जैसे प्रगति वृद्धि विकास खुशहाली रिपोर्ट 2020 रूपांतरकारी सुधार नौज एवं लोक नीति विकास एवं कोविड-19 प्रभाव इत्यादि देखिए आपको नियोजन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं।
नियोजन के बाद हम करते क्या, देखिए नियोजन की प्राथमिकताओं विशेष परिचर्चा एवं संशोधित प्रस्तुति की गई, जिनके विविध पहलुओं को शामिल किया गया। देखिए जैसे अब त्रिवर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति के फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया एट 75, देखिए नीति आयोग का निष्पादन, कोर एवं कोर ऑफ द कोर योजना, विकास प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यालय एवं कोविड-19 के साथ समायोजन इत्यादि। देखिए मुद्रास्फीति से जुड़े खंड को पूरी तरह संशोधित किया गया एवं विभिन्न समसामयिक विषयों को शामिल किया गया जैसे आपको देखिए डी इंफ्लेशन, देखिए डी इंफ्लेशन आपके यहाँ पर है। देखिए डिसइंफ्लेशन, डिप्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, वर्तमान रुख, कोविड-19 प्रभाव, मुद्रास्फीति को लक्षित करने की चुनौतियाँ, मुद्रास्फीति के प्रभाव इत्यादि के। कृषि अर्थव्यवस्था अध्याय के सामान्य कृषि व्यवस्था अध्याय के सामान्य संशोधन की अतिरिक्त इसमें कई नए विषय वस्तु को शामिल या उन्हें सरलीकृत किया गया है, जैसे असंतुलित फसल पद्धति, खाद्यान्नों की बढ़ती आर्थिक लागत, बफर स्टॉक, भुखमरी एवं कुपोषण की ताजा स्थिति, बढ़ती आहार सब्सिडी, कोविड-19 एवं कृषि सुधार, सिंचाई दक्षता के फायदे, कृषि मशीनीकरण के नए कदम, बढ़ती उर्वरक सब्सिडी, PMFBI में सुधार, देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्ता, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, कृषक समुदाय के लिए नकद सहायता योजना, केंद्र एवं राज्य दोनों कृषि ऋण माफी से नकद सहायता की ओर इत्यादि। उद्योग अधिसूचना एवं सेवा क्षेत्र से जुड़े अध्यायों को पूरी तरह संशोधित करने के साथ साथ इसमें नई विषय वस्तुओं को शामिल किया गया, कुछ विद्यमान विषयों को सरलीकृत किया गया है। यथालोक परिसंपत्तियों का व्यापक प्रबंधन, भारत और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, असम्बर इंडिया, कोविड-19 एवं SSME, देखिए SSME, कोविड-19 SSME, कोविड-19 एवं औद्योगिक सुधार, कोविड-19 एवं औद्योगिक सुधार, अन्वेषण एवं उद्यमिता, PMAYU, कोविड-19 एवं किराए के आवास, राष्ट्रीय अधिसूचना पाइपलाइन, सेवा क्षेत्र का निष्पादन, सेवाओं का व्यापार और सेवाओं की क्षेत्रीय स्थिति, ITB, देखिए ITBPM क्षेत्र, ऑफशोर फंड प्रबंधन, कोविड-19 एवं सेवा इत्यादि। वित्तीय बाजार, यहाँ देखिए क्या वित्तीय बाजार से जुड़े अध्यायों को विधिवत संशोधित करने के साथ साथ उनमें नई विषय वस्तु को सरलीकृत रूप में शामिल किया गया, जैसे RBI के कार्यों का पुनरीक्षण, इसका नया वित्त वर्ष एवं इसकी पारदर्शित एवं अतिरिक्त पूंजी कोविड-19, देखिए क्या कि कोविड-19 आपको क्या कि कोविड-19 एवं मौद्रिक संचरण, नई तरलता प्रबंधन फ्रेमवर्क, IBC संशोधन, जमा बीमा, कोविड-19 बीमा प्रवेशन एवं घनत्व। तीसरा पक्ष आपको कोविड-19 हस्तक्षेप इत्यादि। इसमें आपको देखिए वैदेशिक क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों से जुड़े अध्यायों को पूरी तरह संशोधित किया गया था, कई नए विषयों को शामिल किया गया था। फॉरेक्स भंडार पर कोविड-19 प्रभाव, विदेशी ऋण एवं इसकी विशेषताएं, निर्यात संवर्धन योजनाएं, व्यापार परिदृश्य, वर्तमान व्यापार अवसर, कोविड-19 FDI नीति, FTA एवं PTA वार्ताएं, भारत एवं विश्व व्यापार संगठन, कोविड-19 एवं बहुपक्षवाद, व्यापार सुगमता इत्यादि। देखिए कर संरचना एवं बजटीय प्रबंधन, देखिए कर संरचना तथा बजटीय प्रबंधन से जुड़े अध्यायों को नवीनतम तथ्यों के आधार पर संशोधित किया गया तथा विभिन्न नए विषयों को शामिल किया गया, जैसे GST का वसूली निष्पादन, देखिए GST के प्रति स्वैच्छिक अनुपालन की पहल, GST के माध्यम से अर्थव्यवस्था की समझ, संगठन, कर सुधार, लाभांश वितरण कर भुगतान की सुगमता, वर्ष 2020-21 के मुख्य प्रत्यक्ष कर सुधार, विवाद से विश्वास योजना, कोविड-19 का कर पर प्रभाव, मौद्रिक घाटी की समाप्ति, आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, लोक ऋण, केंद्र सरकार के ऋण राज्यों
देखिए राज्यों को केंद्रीय अंतर सरकार देखिए सामान्य सरकार की वित्तीय स्थिति कोविड-19 राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव इत्यादि। देखिए संधारणीयता एवं जलवायु देखिए संधारणीयता एवं जलवायु परिवर्तन की बात यहाँ देखिए। संधारणीयता एवं जलवायु परिवर्तन के अध्ययन को बदलते समय की चुनौती के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः संशोधित किया गया था। नई विषयों वस्तुओं को शामिल किया गया जिसे कॉप 25 भारत एवं एसडीजी अंत संबंध कोविड-19 एवं जलवायु वार्ता भारत एवं जलवायु परिवर्तन 8 देखिए 8 राष्ट्रीय मिशन वित्तीय व्यवस्था एवं संधारणता भारत की अंतर्राष्ट्रीय शोर संधि आपदा प्रतिस्पंदित अधिसूचना के लिए गठबंधन भारत एवं यूएनसीडी भारत के वन कृषि अवशिष्टों को जलाया जाना अवशेष प्रबंधन इत्यादि। देखिए अति महत्वपूर्ण विषयों में शामिल भारत में आपको भारत में मानव विकास से जुड़े अध्याय को पूरी तरह आपको संशोधित एवं समसामयिक बनाया गया है, जिसमें देखिए इनमें कई नए विषयों को शामिल किया गया, जिसे नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट 2019 कोविड-19 का आने वाले मानव विकास रिपोर्ट 2020 पर प्रभाव बहुआयामी गरीबी कोविड-19 एवं राहत पैकेज सभी के लिए शिक्षा कोविड-19 एवं शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप कौशल विकास प्रशिक्षु नियमों में संशोधन कोविड-19 एवं श्रम सुधार रोजगार परिदृश्य नौकरियों का औपचारिकरण रोजगार का लिंग आयाम श्रम बाजार में भागीदारी श्रम बाजार औपचारिकरण सभी के लिए स्वास्थ्य प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य सेवा की वहनीयता मेडिकल अधिसूचना मिशन मोड हस्तक्षेप सभी के लिए आवास कोविड-19 एवं किराए का आवास सरकार का सामाजिक क्षेत्र व आदि। देखिए हम क्या देश के ज्वलंत सामाजिक आर्थिक मुद्दे से जुड़े खंड के विषयों को संशोधित किया गया है ताकि कई मुद्दे को शामिल किया गया, जैसे कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव एवं भारत का आत्मनिर्भरता अभियान बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में आत्मनिर्भरता विश्व के लिए एक नए आर्थिक मॉडल की तलाश चक्रीय एवं अस्थायी अर्थव्यवस्थाएं हरित क्रांति से हरित विधि की ओर गमन डेटा एक लोक वस्तु के रूप में वैधानिक गतिरोध न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की सम्मामिलन इत्यादि। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों से जुड़े अध्याय को पूर्णतः संशोधित कर इसमें नई समसामयिक विषयों को शामिल किया गया, जैसे वहनीय किराए के आवासीय परिसर कोविड-19 का राजकोषीय प्रभाव कोविड-19 एवं सरकारों के बाजार ऋण में वृद्धि आत्मनिर्भरता एवं एमएसएमई का महत्व में मौद्रिक नीति का अनुग्राही रुख प्राथमिक एवं राजकोषीय घाटे में संबंध मुद्रा आपूर्ति एवं ऋणों के ब्याज उपभोग एवं निवेश व्यय देखिए मुद्रा स्टॉक की तरलता घिसावट अमूल्यता विदेश व्यापार चालू खाते में रुपए की परिवर्तनता राजकोषीय ग्राइड पाथ और औंधा सीमा शुल्क निवेश एवं इसके राष्ट्रीय प्रभाव में पिछड़ापन विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 भारत का चिकित्सक जनसंख्या अनुपात स्वास्थ्य क्षेत्र के मिशन मोड हस्तक्षेप भारत के जलवायु जोखिम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखांकन मानव विकास रिपोर्ट 2019 वैश्विक बहुआयामी गरीबी नया श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण नया आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण इत्यादि। इसमें देखिए आपको क्या कि एक मिनट खास में देखें हम क्या देखिए अब क्या पाठकों में काफ़ी लोकप्रिय मॉडल उत्तरों से संबंध अध्ययन पूरी तरह संशोधित किया गया है। देखिए अप्रासंगिक प्रश्नों को हटाया गया था कई नए प्रश्नों एवं उनके मॉडल उत्तरों को शामिल किया गया, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्वीकरण बहुपक्षवाद फसल अवशेषों का दहन महिलाओं की घटती श्रम बल भागीदारी आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। देखिए मेक इंडिया का देखिए आप क्या मेक इंडिया का असेंबल इंडिया के साथ समेकन उद्यमशीलता प्रोत्साहन का विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण राष्ट्रीय अधिसूचना आदि पाइपलाइन मौद्रिक संचरण की चुनौतियां देखिए नौज एवं लोक नीति संधारणीय फसल पद्धति आवश्यकता बढ़ती आहार सब्सिडी किसानों के नकद एवं निवेश सहायता संपदा सृजन औपचारिकता एवं समावेशी विकास इत्यादि।
देखिए आप क्या कि इसमें जो देखिए पुस्तक के सर्वाधिक लोकप्रिय खंड आपको शब्द संग्रह को पूरी तरह संशोधित एवं समुचित बनाया गया तथा नए एवं अप्रासंगिक विषयों को शामिल किया, जैसे बियर चक्रीय अर्थव्यवस्था, तुलनात्मक लाभ, DSIB, देखिए DSIB आधुनिक मौलिक सिद्धांत, ऑपरेशन ट्विस्ट, देखिए PE अनुपात, PSU, देखिए PSE एवं PSQ, देखिए PSU राउंड ट्रिप व्यापार, सॉवरेन बॉन्ड, निष्फल हास्य इत्यादि। इस संस्करण में आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 दोनों ही खंडों एवं संख्या में 2020-21 पर अलग से विशेष कवरेज शामिल है। अब हमने क्या देखिए यहाँ पर क्या पुस्तक द्वारा संघ लोक सेवा आयोग UPSC एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के समान अध्ययन ऐच्छिक विषयों अर्थशास्त्र लोक प्रशासन जुड़े पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा गया। भारतीय विश्वविद्यालय का स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से भी इनका गहरा आंतरिक संबंध है। पुस्तक में आपको निम्न बातों पर विशेष बल दिया: प्रारंभिक अर्थशास्त्र की अवधारणाओं के एक मौलिक एवं स्पष्ट समझ विकसित करना, ताकि इससे जुड़े वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव एवं विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को उत्तर दिया जा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़े आधारभूत मुद्दों के साथ साथ समसामयिक ज्वलंत विषयों पर एक बेहतर समझ विकसित कराने की कोशिश की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा की परीक्षाओं की भविष्य की मांग यही होने की संभावना है। यानी कि वैसे छात्र या पाठक जिनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की नहीं रहे, देखिए यहाँ पर क्या वैसे छात्र या पाठक जिनकी पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की नहीं रही है, उनके लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। आने वाले समय प्रश्नों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन की दिशा, जो CSAT की घोषणा से अंदाजा लगाया जा सकता है, में यह पुस्तक पूरी तरह सतर्कता बरतती है। देखिए यहाँ पर क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2010 की प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का खंड विस्तृत हो गया। इस बदलते परिवेश में इस पुस्तक की भूमिका और बढ़ जाती है। यानी कि इस पुस्तक में भारत 2010 आर्थिक समीक्षा 2009-10 के साथ साथ भारत सरकार के अन्य विभागों एवं संकायों की नवीनतम घोषणाएं और सूचनाओं को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर अंत पुस्तक की सूचनाओं को मान्यता एवं मान्यता प्रदान करने के उल्लेख एवं संदर्भ, नोट्स एंड रेफरेंस को उच्च कोटि आधार प्रदान किया गया है। अब क्या इसके अंग्रेजी संस्करण के पाठकों द्वारा पुस्तक सामने भी की गई, उपयोगी नहीं है। अब यहाँ देखिए परिचय की बात आपको की गई है। देखिए आपको इससे पहला अध्याय 1, देखिए आप अध्याय 1 में जो परिचय उसको यहाँ देखिए, अध्याय 1 में आपको परिचय है। देखिए अध्याय 1 जो परिचय उसको शुरुआत करके वस्तुएं और सेवाएं कैसे सृजित होती है। देखिए यहाँ आपको जो है देखिए वस्तुएं और सेवाएं कैसे सृजित, वितरित और उपभोग की जाती है, इसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। चूंकि संसाधन हमेशा ही कम होते हैं, इसे ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने 1935 में इसे कमी का विज्ञान कहा था। देखिए वस्तुएं और सेवाएं कैसे सृजित, वितरित एवं उपभोग की जाती है, इसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। क्योंकि संसाधन हमेशा ही कम होते हैं, इसलिए ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स 1935 में से कमी का विज्ञान कहा। पर इस अध्ययन में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्ययन के अंतर्गत हमने निराशाजनक विज्ञान से कहीं अधिक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, व्यष्टि और समष्टि क्या है, और अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा जानेंगे और अर्थव्यवस्था क्या है वो भी जानेंगे। आर्थिक प्रणाली, वाशिंगटन सहमति, बीजिंग सहमति, सेंटियागो सहमति, राष्ट्रीय आय के संशोधित विधि भी पढ़ेंगे। और GVA एवं GDP की तुलना भी करेंगे। निश्चित आधार एवं श्रृंखला आधार विधियां भी पढ़ेंगे। आर्थिक सांख्यिकी की अस्थायी समितियां और वर्ष 2019-20 के लिए आय के अनुमान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको देखिए कहा गया क्या, अर्थशास्त्र को निराशाजनक विज्ञान से कहीं अधिक, मोर देन अ डिसमल साइंस। देखिए डिसमल साइंस है अर्थशास्त्र एक निराशाजनक, दारुण डिप्रेसिंग एवं तुच्छ पुअर विज्ञान भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसे आम आदमी की समझ के पर एवं पहली कक्षा में आलोचना की गई। इतना ही नहीं बल्कि इसे एक असफल विज्ञान, फेल्ड साइंस भी कहा गया है, विशेषकर जब यह वर्ष 2008 के अमेरिकी वित्तीय संकट की भविष्यवाणी नहीं कर सका। इसके बावजूद भी हम इसे नकार नहीं सकते कि अर्थशास्त्र ने विश्व को मानव के लिए बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ देखिए निभाई है। यहाँ देखिए क्या आगे अर्थशास्त्र की समझ की बात यहाँ देखिए क्या आ गया है। अर्थशास्त्र की समझ यहाँ पर देखिए क्या
देखिए अर्थशास्त्र की समझ है, देखिए अर्थशास्त्र हम इसकी बारीकी देखिए अर्थशास्त्र इसकी बारीकियों को समझना एक चुनौती भरा कार्य है। अर्थशास्त्र इसकी बारीकियों को समझना एक चुनौती भरा कार्य है। विशेषकर उनके लिए यह और कठिन है जिनके पास इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होती। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिसके पास इस विषय की पृष्ठभूमि में विश्वविद्यालय शिक्षित है, इन्हें इसे समझने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि इनकी समस्या की प्रकृति कुछ अलग है। वे जितना अर्थशास्त्र जानते हैं उससे कम समझते हैं। आमतौर पर इस वर्ग के अर्थशास्त्र जो कि व्यावहारिक आयाम एप्लीकेटरी डायमेंशन की समझ कम होती है। यानी कि एप्लीकेटरी डायमेंशन की समझ आपको कम होती है। आज जब हर जगह अर्थशास्त्र का उपयोग व एप्लीकेशन पर बल है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थशास्त्र को सिर्फ जानना काफ़ी नहीं, अपितु इसे जीवन में उपयोग में लाने की आवश्यकता है अथवा इसके लिए एक मौलिक समझ की आवश्यकता है। देखिए अर्थशास्त्र दोनों ही श्रेणियों के पाठकों के लिए आसान बनाना इस पुस्तक के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। एक देखिए हालाँकि इसका देखिए हालाँकि यह काम मतलब 2 कारणों में आसान नहीं रहा, पर यह कि सरलीकरण की प्रक्रिया में अवधारणाओं की सरलीकरण की प्रक्रिया में सरलीकरण की प्रक्रिया को अवधारणाओं की आत्मा कायम इंटैक्ट रहे, और दूसरा यह कि पाठकों को सामाजिक मुद्दे से भी अवगत कराया जाए। इस पुस्तक का लेखन कार्य काफ़ी सरल हो जाता है अगर अर्थशास्त्र का सरलीकरण इसका एक उद्देश्य नहीं होता। यही कारण है कि संपूर्ण पुस्तक में आर्थिक मुद्दों के विश्लेषण के नीचे अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल धारा का प्रभाव बनाया गया है। अर्थशास्त्र की सैद्धांतिक समझ के बिना किसी देश की अर्थव्यवस्था को जाना जा सकता है, लेकिन समझा नहीं जा सकता है। देखिए आपको अर्थशास्त्र की सैद्धांतिक समझ के बिना किसी देश की अर्थव्यवस्था को जाना जा सकता है, लेकिन समझा नहीं जा सकता है। अर्थशास्त्र भारत की अर्थव्यवस्था की बेहतर एवं सटीक समझ के पाठकों को पुस्तक के पादलेख, फुटनोट एवं अंतिम अध्याय, शब्द संग्रह, ग्रोसरी को बेहतर ढंग से पढ़ना अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए इसमें आगे आपको यहाँ पर क्या देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषा देखिए आसान शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक कार्यकारी परिभाषा मानकी के विषय आपस में जटिल रूप से अंत संबंधित है, क्योंकि इनके अध्ययन की विषय वस्तु मानव की अन्य गतिविधियाँ हैं। यही कारण है कि मानविकी के अध्ययन के लिए अंतर्वैश्विक दृष्टिकोण उचित माना जाता है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या है? देखिए साधारण तौर पर कहें तो मानव की हर गतिविधि जिसमें मुद्रा सम्मिलित है आर्थिक गतिविधियाँ, और जहाँ मुद्रा का प्रवेश होता है वहाँ आर्थिक प्रयोजन मोटिव भी आता है। जो लाभ अर्जित करना हो तो उदाहरण के नौकरी देना, नौकरी प्राप्त करना, किसी चीज़ का बेचा और खरीदा जाना, कभी व्यवसाय करना इत्यादि सभी आर्थिक गतिविधियाँ। लेकिन आर्थिक गतिविधियों के बारे में लेकिन आर्थिक गतिविधियों के बारे में अभी कुछ पेचीदगी भी है। लेकिन धर्म स्तरों पर हमारा जाना निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधि नहीं है। लेकिन धर्म स्तरों पर हमारा जाना निश्चित तौर पर आर्थिक गतिविधि नहीं है। लेकिन वहाँ भिक्षुओं को धन देना या पूजा स्थलों पर रुपये या सिक्के चढ़ाना या फिर धार्मिक चंदा देना कैसी गतिविधियाँ हैं? क्या हम इन्हें आर्थिक गतिविधियाँ कर सकते हैं? कहना कठिन लगता है। यहाँ धार्मिक स्थलों पर की गई प्रार्थना अतिरिक्त सभी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। देखिए वैसे अर्थशास्त्र को परिभाषित करना इतना आसान नहीं रहा है जितना यहाँ दर्शाया गया है, बल्कि किसी भी विषय की परिभाषा सरल नहीं रही है। अर्थशास्त्र की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली एक लोकप्रिय परिभाषा संसाधनों का उपयोग और उनके वितरण के परिप्रेक्ष्य में है। इसकी परिभाषा जुड़े तकनीकी पहलुओं को हम नीचे दी गई दो काफ़ी लोकप्रिय प्रयासों में से समझ सकते हैं। पहले देखिए अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान उत्पादों का उत्पादन और उनके वितरण का अध्ययन करता है। फिर देखिए परिभाषा जो यहाँ पर कि अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन। अर्थशास्त्र समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से मूल्यवान उत्पादों के उत्पादन और उनके वितरण का अध्ययन करता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि व्यक्ति फर्म सरकारी एवं अन्य संगठनों द्वारा किए गए चयनों के द्वारा समाज में संसाधनों का उपयोग कैसे तय होता है, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। व्यक्ति फर्म सरकार एवं अन्य संगठनों द्वारा किए गए चयनों के द्वारा समाज में संसाधनों का उपयोग कैसे तय होता है, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। देखिए समाज और दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करता है। सबसे प्रसिद्ध, संक्षिप्त एवं आकर्षक परिभाषा आपको है।
अब समझिए कि व्यष्टि में देखिए, व्यष्टि में समष्टि समझिए, माइक्रो एंड मैक्रो समझिए। देखिए महान मंदी के उपाय 1930 के दशक में अर्थशास्त्र दो वृहत शाखाओं में बंट गया, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इस शाखा का जन्म किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 से माना जाता है। देखिए आसान शब्दों में कहें तो जहाँ समष्टि अर्थशास्त्र जंगल का अध्ययन करता है, वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र पेड़ों ट्रीज का। अब मतलब जहाँ एक बार देखिए आसान, जहाँ समष्टि मतलब आपके होगा माइक्रो जिसको बोलते हैं, फिर मैक्रो जिसको बोलते हैं। समष्टि मतलब मैक्रो मतलब बड़ा हो गया, जो बड़ा है, और व्यष्टि मतलब जिसको माइक्रो मतलब छोटा हो गया। जहाँ समष्टि अर्थशास्त्र जंगल का अध्ययन करता है, वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र पेड़ों ट्रीज का करता है। जहाँ पहला वृत्तचित्र जंगल से जुड़ा है, वहीं दूसरा इसके विवरण विवरण डिटेल से है, डिटेल से जिसका देखिए जिससे इसका निर्माण हुआ। देखिए जिससे इसका निर्माण हुआ है। यथा यथा जंगल का निर्माण माइक्रो और मैक्रो यथा देखिए यथा जंगल का निर्माण माइक्रो और मैक्रो ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ क्रमशः छोटा, स्मॉल और बड़ा, बिग है। देखिए आर्थिक विश्लेषण जहाँ माइक्रो का दृष्टिकोण नीचे से ऊपर बॉटम अप है, वहीं मैक्रो को ऊपर से नीचे टॉप देखिए टॉप डाउन दृष्टिकोण होता है। तो उदाहरण के तौर पर जहाँ पहले में देखिए उदाहरण के तौर पर जहाँ पहले में जहाँ उपभोक्ताओं की आय एवं उनकी खरीदारी की चर्चा होती है, वहीं दूसरे मैक्रो में मुद्रास्फीति एवं आर्थिक वृद्धि की गतिजता का अध्ययन किया जाता है। देखिए वैसे दोनों शाखाएं अलग दिखती है, लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है, एक दूसरे की पूरक है, क्योंकि इनके अध्ययन के मुद्दों में काफ़ी अधिव्यापन ओवरलैप पाया जाता है। अब आपको आगे हम देखिए क्या उदाहरण के तौर पर अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, तो देखो उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है मतलब मैक्रो प्रभाव जिसको बोलते हैं, तो कच्चे माल के मूल्य बढ़ेंगे और अंततः उपभोक्ताओं को अपनी खरीद पर अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये माइक्रो प्रभाव हो गया। अब देखिए अगर मुद्रास्फीति दर बढ़ती है, जो मैक्रो हो गया, जो कि आपको मैक्रो हो गया। और मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, मैक्रो आपको हो गया, मतलब MSCR मतलब ये समष्टि आपको हो गया, MSCR और मैक्रो समष्टि हो गया। अगर मुद्रास्फीति समष्टि हो गया, मुद्रास्फीति दर बढ़ती है हमें, तो कच्चे माल के मूल्य बढ़ेंगे और अंत उपभोक्ताओं को अपनी खरीद पर अधिक मूल्य चुकाना होगा, जो कि आपको माइक्रो प्रभाव हो गया। लेकिन जब माइक्रो सिद्धांत का उद्भव मूल्यों के निर्धारण से हुआ, तो वहीं मैक्रो का उद्भव आपको प्रयोगशील इंपेरिकल अवलोकनों ऑब्जर्वेशन से हुआ, जिनका विश्लेषण विद्वान सिद्धांतों से नहीं किया जाता। माइक्रो शाखा में जहाँ कोई प्रतियोगी स्कूल नहीं है, वहीं मैक्रो में हमें कई स्कूल मिलते हैं, यथा न्यू किनीशियन एवं न्यू क्लासिकल। देखिए वैसे 1980 दशक के उत्तरायण से मैक्रो के विभिन्न स्कूलों का अंतर घटता चला गया है। अर्थमिति देखिए क्या अर्थमिति अर्थमिति देखिए इकोनोमेट्रिक्स देखिए इकोनोमेट्रिक्स देखिए अर्थशास्त्र का व्यष्टि एवं समष्टि के अतिरिक्त एवं तीसरा कोर क्षेत्र। देखिए अब क्या इस विधा में आर्थिक विश्लेषण में सांख्यिकी एवं गणितीय विधियों का उपयोग होता है। व्यष्टि एवं समष्टि पर शाखाओं की उच्च एवं जटिल विवेचना संभव नहीं होती अगर 20वीं शताब्दी में अर्थमिति का इतना विकास नहीं हुआ होता। अब क्या अर्थव्यवस्था यहाँ पे क्या व्हाट इज एन इकोनॉमी की बात करते हैं। अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप है। देखिए अर्थव्यवस्था यहाँ पे क्या अर्थशास्त्र का क्रियाशील स्वरूप है। ये आर्थिक गतिविधि एक रुकावचित है। देशों कंपनियों एवं परिवारों सभी की अर्थव्यवस्थाएं होती है। देखिए देशों के संदर्भ में हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि का उपयोग होता देखते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में समरूपता होने के बावजूद भी हम देशों की सामाजिक एवं आर्थिक विविधता के कारण उनकी अर्थव्यवस्था में भी विविधता देखते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात जो कहा गया, देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के हम प्रकार की बात यहाँ की यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था को फिर देखिए क्या देखिए अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप है। यह आर्थिक गतिविधियों एक रुकावचित है। रुकावचित है। देखिए देशों कंपनियों एवं परिवारों सभी की अर्थव्यवस्थाएं होती है। देश के संदर्भ में देखिए देश के संदर्भ में हम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का इत्यादि की सब उपयोग होता देखते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में असमरूपता होने के बावजूद भी हम देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विविधताओं के कारण उनकी अर्थव्यवस्था में भी विविधता देखते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के प्रकार की बात यहाँ पर की गई, उसको देखिए।
देखिए, आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के हम प्रकार की बात आपको की गई। देखिए, सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स 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 की बात करते इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमीज देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था की देखिए किसी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः तीन क्षेत्रों या क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तथा क्षेत्रों की प्रधानता तथा क्षेत्रों के प्रधानता डोमिनेंस के आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता है। पहले देखिए, आपको प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, प्राथमिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र में आती है। जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण इत्यादि। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, द्वितीय क्षेत्र की बात यहाँ देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी गतिविधियाँ रखी जाती है जिनमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड किया जाता है। यथा औद्योगिक क्षेत्र, इसका एक उप क्षेत्र विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विकसित देशों में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र रहा है। देखिए, यहाँ पे क्या जब द्वितीयक क्षेत्र किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो तो इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं, टर्सरी सेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए, तृतीयक क्षेत्र हम टर्सरी सेक्टर्स की बात करते हैं, सभी गतिविधियां जिनके अंतर्गत सेवाओं सर्विस का उत्पादन होता है उन्हें तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि। जब इस क्षेत्र का किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं लोगों के जीवन यापन में कम से कम आधे का योगदान हो तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी कहा जाता है। आगे चलकर विशेषज्ञों ने दो और आर्थिक क्षेत्रों को चिन्हित किया, हालांकि वे सेवा क्षेत्र के ही उप क्षेत्र हैं, चतुर्थ एवं पंचक क्षेत्र के। अब हम देखिए क्या चतुर्थ क्षेत्र की बात करते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करते हैं। चतुर्थ क्षेत्र की बात करते हैं, क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करते हैं। शिक्षा खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियों को चतुर्थ क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, जिसे ज्ञान क्षेत्रक भी कहा जाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन गुणवत्ता का आधार स्तंभ है। यह किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार स्तंभ है। यहाँ देखिए, पंचक क्षेत्र बोलते क्या आपको। अब देखिए, पंचक क्षेत्र जिसको क्वीनरी सेक्टर बोलते हैं। पंचक क्षेत्र या क्वीनरी सेक्टर क्या देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के सभी श्रेष्ठ निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। इसके अंतर्गत आपको सरकार तथा निजी क्षेत्र के उच्च नीति निर्णायक लोगों, नौकरशाही सहित आते हैं। देखिए, हालांकि इस क्षेत्र में संलग्न लोगों की संख्या काफी कम होती है, हमें इन्हें किसी देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क माना जाता है। अब देखिए, वृद्धि के जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ। देखिए, विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि का अध्ययन करके वर्ष 1960 में डब्ल्यू रोस्तोव ने वृद्धि के चरणों से जुड़े सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार आपको अर्थव्यवस्था अपने कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों को निष्पादन द्वारा वृद्धि के 5 एक रेखीय चरणों लीनियर स्टेज का अनुसरण करती है। हालांकि आने वाले वर्षों में विश्व के कई देश इस सिद्धांत के अपवाद बने हैं। उदाहरण के तौर पर भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एवं वियतनाम में कृषक अर्थव्यवस्था के बाद सीधे सेवा अर्थव्यवस्था का आधिपत्य आया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का उचित विस्तार नहीं हो पाया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के आधिपत्य को 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र ने पीछे छोड़ दिया और तब से इसकी हिस्सेदारी 50% के ऊपर बनी रही। आर्थिक प्रणाली जो बहुत इकोनॉमिक सिस्टम है, आप देखने का प्रयास कीजिए। मानव जीवन कुछ चीज़ों, वस्तुओं एवं सेवाओं के इस्तेमाल अधिक उपयोग मानव जीवन कुछ चीज़ों, वस्तुओं एवं सेवाओं के इस्तेमाल उपयोग उपभोग पर निर्भर है, जिनमें से कुछ चीज़ों की एक विशेष मात्रा के उपयोग को उत्तरजीविता और सर्वाइवल के लिए नितांत आवश्यक एसेंशियल भी माना गया है। आहार जल आवास कपड़े इत्यादि लोग इन चीज़ों की प्राप्ति कैसे कराई जाए। अर्थशास्त्र की पहली चुनौती मानी जाती है। देखिए, इस चुनौती के दो आयाम है। पहला इन चीज़ों के सृजन और प्रोडक्शन, और दूसरा इनके लोगों तक पहुंचाने वितरण आपूर्ति का। इन चीज़ों के सृजन यहाँ पर इन चीज़ों के सृजन के लिए पहले सृजनकारी, उत्पादनकारी परिसंपत्तियों की स्थापना जरूरी है। देखिए, जिसके लिए धन लगाने की आवश्यकता है, जिसे निवेश कहते हैं। लेकिन यह निवेश किसके द्वारा और क्यों किया
जाएगा। इस चुनौती के समाधान के विश्व में अलग अलग आर्थिक प्रणाली उद्भव हुआ, जिन्हें अर्थव्यवस्था के संगठन का प्रकार भी कहा जाता है। आर्थिक प्रणालियों की वैसे तो एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है, लेकिन मूलतः तीन प्रणालियों को प्रमुख माना जाता है। इन पर एक संक्षिप्त एवं वस्तुपरक विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। सबसे देखिए आपको बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी देखिए यहाँ पर देखिए परंपरागत आर्थिक व्यवस्था से उद्भूत इसे हम देखिए हम क्या कि परंपरागत आर्थिक यहाँ पर जो खास बात है कि यहाँ परंपरागत आर्थिक व्यवस्था से उद्भूत इसे हम पहली औपचारिक आर्थिक प्रणाली मानते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था का उद्भव स्कॉटलैंड के दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1790 की पुस्तक एन एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 से माना जाता है। देखिए एडम स्मिथ के प्रमुख विचारों का सारांश नीचे दिया गया। पहले कि समाज में जिन वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति होती है, उसके पीछे वे लोग या उपकरण को अंग्रेजी बोलते हैं फर्म उपकरण है, जो अपने निजी स्वार्थ और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियां करते हैं। अर्थात जिन चीजों के उपयोग पर समाज टिका, वे चीजें किसी के निजी स्वार्थ का अनायास परिणाम है। देखिए अनायास को अंग्रेजी बोलते हैं अनइंटेंडेड परिणाम है। देखिए अनायास परिणाम है। देखिए इसका एडम स्मिथ ने व्यक्तियों उपकरणों की स्वार्थी प्रेरणादायक कारक को अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड का इस प्रकार उत्पादनकारी परिसंपत्तियों में कौन और क्यों धन लगाएगा यथा निवेश करेगा, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। एक उच्च स्तर फिर आपको यहाँ पर क्या उच्च स्तर समृद्धि प्रोस्पेरिटी की प्राप्ति के श्रम के विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ाया जाना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत किसी एक कार्य को छोटे छोटे कई हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है। इस क्रिया से होने वाली विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन द्वारा न सिर्फ उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इस उत्पादन की प्रक्रिया में विशुद्धता प्रीसीजन एवं श्रम बल में गुणवत्ता आती है। अदृश्य हाथ के स्वरूप देखिए अदृश्य हाथ के स्वस्थ परिचालन के लिए एक उचित वातावरण यथा बाजार का होना आवश्यक है, जो मांग एवं आपूर्ति, जिन्हें बाजार की शक्तियां कहते हैं, पर आधारित हो। देखिए क्या बनाना उत्पादन है, यहाँ पे क्या क्या बनाना उत्पादन है, कितना बनाना है, तब बने हुए उत्पादों को किस मूल्य पर बेचना, इन सारी बातों का निर्धारण इन्हीं बाजारों की शक्तियों द्वारा होता है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था का नियमन बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करती है। इस अर्थव्यवस्था के परिचालन के सरकार की तरफ से लेसेज फेयर की नीति अपनाई जानी चाहिए। इस फ्रांसीसी शब्द का शाब्दिक अर्थ अकेला छोड़ देना, जिसे विशेषज्ञ द्वारा हस्तक्षेप नॉन इंटरफेरेंस के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। यहाँ हस्तक्षेप को कई रूपों में परिभाषित किया गया है, जिस सरकार की अर्थव्यवस्था में न्यून या कोई भूमिका का नहीं होना, अर्थात सरकार किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं करे या नाम मात्र का करे। आर्थिक नियमन की अनुपस्थिति, क्योंकि यह कार्य बाजार में प्रतिस्पर्धा करें, करों की अनुपस्थिति या न्यून कर का लगाया जाना इत्यादि। यहाँ देखिए क्या एडम स्मिथ ने स्वयं ऐसी आर्थिक प्रणाली को प्राकृतिक स्वच्छंदता की प्रणाली द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहा है। स्मिथ के इन विचारों ने आने वाले समय दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया, पूंजीवाद एवं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। देखिए हालांकि दोनों समान आर्थिक वातावरण बाजार की शक्तियों पर ही टिकी है। इनके मध्य कुछ सूक्ष्म सबटर भिन्नता पाई जाती है। देखिए जहाँ पूंजीवाद कैपिटलिज्म का ध्यान संपदा वेल्थ एवं उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है, वहीं मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी पर ध्यान संपदा के विनिमय एक्सचेंज पर होता है। देखिए वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति, वस्तुओं के सेवाओं एवं उत्पादन वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के माध्यम से। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन साथ ही निजी उत्पादकों को एकाधिकार मोनोपोली प्राप्त होता है, जो किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को रोकता है। साथ ही इसमें आय कर को न्यून स्तर पर रखा जाता है या कोई आय कर नहीं लगाया जाता। दूसरी तरफ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकारें नहीं बल्कि बाजार की शक्तियां नियमन का कार्य करती है, जिस कारण इसमें प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश होती है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। इसमें आय कर तो लगाया जाता है, किंतु उत्पादनकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की इनकी दरें निम्न रखी जाती है। अब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को विश्व में पहली बार संयुक्त
राज्य अमेरिका में प्रयोग में लाया गया वर्ष 1777 में, 1777 में। देखिए जहाँ से यह पूरे यूरो अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में विस्तृत हुआ। इन अर्थव्यवस्था ने वर्ष 1929 की महान मंदी ग्रेट डिप्रेशन तक उच्च संपन्नता हासिल की। मंदी के फलस्वरूप इन्हें अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस डेढ़ शताब्दी में इन अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय पूंजी का निर्माण किया गया। किया गया देखिए यहाँ पर क्या किया गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां। देखिए आपके साथ पे देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, लेकिन दूसरी तरफ ना सिर्फ अधिकांश लोग गरीब बने रहे बल्कि अमीरों और गरीबों के बीच भारी अंतर आ गया। यथा आर्थिक असमानता काफ़ी बढ़ी। इस अवधि में या तो कर विशेषकर आयकर नहीं लगाए गए, या अगर लगाए गए तो काफ़ी निम्न दरों पर लगाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी थी, लेकिन वे कल्याणकारी वेलफेयर कार्यों में नाम मात्र के ही संलग्न थे। अब देखिए प्रणालिक ऋणात्मक तत्व की बात करते हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के वातावरण हम इसे देखिए लोकतांत्रिक अधिकारों यहाँ देखिए क्या है कि लोकतांत्रिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के वातावरण इस प्रणाली द्वारा व्यक्तिक एवं उपक्रमों के स्तर पर अपार सफलता की संभावना उपलब्ध कराई गई। देखिए जिससे अन्याय खोज एवं अनुसंधान को बल मिला। हालांकि यह प्रणाली 150 वर्षों से भी अधिक तक निर्बाध कार्य करती दिखती है। इसकी अपनी सीमाएं थी जो इसके ऋणात्मक पहल माने जाते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहले गरीबों या यूं कहे कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, उनकी देखभाल के लिए इसमें कोई उपाय नहीं था। यानी कि क्या गरीबों या यूं कहे कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी, उनकी देखभाल के लिए इसमें कोई उपाय नहीं था। देखिए राष्ट्र सरकार द्वारा नगण्य कल्याणकारी कार्य किया जाता था। देखिए तीसरा देखिए वितरणकारी उपायों को लागू करने, यथाप्रगामी प्रोग्रेसिव कर प्रणाली को अपनाने, जिसके अंतर्गत उच्च आय वालों पर आयकर की उच्चतर दर लागू होती। देखिए के बावजूद भी आर्थिक असमानता बढ़ती गई, क्योंकि आयकर की दर कम रही या व्यवसायों को आयकर में विभिन्न छूटें दी गई। अब आगे आप देखिए विद्वान आर्थिक सिद्धांतों द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं को महान मंदी से बाहर आने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तत्पश्चात विश्व में आपको अर्थशास्त्र की समष्टि मतलब मैक्रो MSE और मैक्रो शाखा का जन्म हुआ, जिसका प्रस्ताव ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. किन्स द्वारा अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1937 में रखा गया। अब क्या J.M. किन्स का आपको जो जीवन काल है वो आपको 1883 से 1949 तक रहा है आपको यहाँ पे। अब इसमें जो खास बातों को कहा गया देखिए कीन्स द्वारा इस नई शाखा के माध्यम से न सिर्फ महान मंदी के आने के संभाव्य कारणों चर्चा की गई, बल्कि इसे उबरने के लिए एक नई नीतिगत दृष्टिकोण भी सुझाया गया। संक्षेप में किन्स इन अर्थव्यवस्था को समस्या के समाधान के लिए उस समय की दूसरी औपचारिक आर्थिक प्रणाली यथा गैर बाजार अर्थव्यवस्था कुछ क्षेत्रों को अपनाने की सलाह दी। किन्स की सलाहों को अपनाने के बाद इन अर्थव्यवस्था को महान मंदी से बाहर आने में सफलता मिली, और इस प्रकार व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का जन्म हुआ। अब देखिए गैर बाजार अर्थव्यवस्था नन मार्केट इकोनॉमी की बात यहाँ पर की गई है। गैर बाजार अर्थव्यवस्था मतलब नन मार्केट इकोनॉमी की बात यहाँ देखिए तात्कालिक तौर पर कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित इस अर्थव्यवस्था के दो स्वरूपों को प्रयोग किया गया, समाजवादी एवं साम्यवादी स्वरूप। देखिए जहाँ इसके समाजवादी सोशलिस्ट मॉडल पूर्व सोवियत संघ 1917 और 1989 में देश के प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय सरकार का स्वामित्व था, वहीं इसके साम्यवादी कम्युनिस्ट मॉडल चीन 1949 चीन में इसके स्वामित्व के अंतर्गत श्रम लेबर भी आता था। इन्हें आने वाले समय में राज अर्थव्यवस्था, कमान अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के नामों से भी जाना गया। इस अर्थव्यवस्था को मूलतः बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिक्रिया रिएक्शन के रूप में हुआ, जो निम्न विचारों पर आधारित थी। पहला देखिए देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग इनके समाज, समुदाय, सोसाइटी, कम्युनिटी के स्वामित्व में ही हो सकता है। अर्थात इसमें सिर्फ राज ही आर्थिक भूमिका निभाएगा। और निजी व्यक्तियों
देखिए निजी निजी व्यक्तियों उपक्रम फर्म्स को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक अल्पसंख्यक वर्ग बुर्जुआ द्वारा बहुसंख्यक वर्ग देखिए क्या प्रोलेतारियत को शोषण किया जाता है, तथा आर्थिक असमानता बढ़ती जाती है। देखिए बाजार की अनुपस्थिति अर्थात बाजार की अनुपस्थिति अर्थात मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ कार्य नहीं करती। अब देखिए प्रतिस्पर्धा का विचार पूर्णतः अनुपस्थित था। हाँ, देखिए नागरिकों की आर्थिक भूमिका सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में होगी, जहाँ वे अपनी योग्यता के अनुसार आर्थिक योगदान करेंगे, तब बदले में अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्राप्त करेंगे। अब किस चीज़ का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, तब उन्हें लोगों तक वितरित कैसे करना है, इत्यादि प्रश्नों को निर्णय सिर्फ राज्य करेगा। देखिए इस आर्थिक प्रणाली को सबसे पहले बोल्शेविकों ने पूर्व सोवियत संघ 1919 में प्रयुक्त किया, जहाँ से इसका विस्तार अन्य पूर्वी यूरोपीय देश जिन्हें समाजवादी समूह के देश कहा जाता है में हुआ था। साम्यवादी चीन में वर्ष 1949 में ये अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हुआ, और इस प्रकार गैर बाजार अर्थव्यवस्था के समाजवादी एवं साम्यवादी रूपों का उद्भव हुआ। देखिए प्रणाली के ऋणात्मक तत्व की बात करते हैं। प्रणाली के ऋणात्मक तत्व की बात करते हैं सभी की बेहतरी के प्रति। देखिए सभी की बेहतरी के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध होने एवं निम्न गरीब जनसंख्या होने के बावजूद भी इस आर्थिक प्रणाली की अपनी कमियां तथा सीमाएं थी, जिन्हें हम संक्षेप में निम्न प्रकार समझ सकते हैं। देखिए सभी का हालांकि एक बहुत अच्छा लक्ष्य था, क्योंकि इनमें संपत्ति के सृजन पर बल नहीं था, लेकिन जिस कारण आने वाले समय में निवेश योग्य पूंजी की कमी महसूस की गई। चूंकि संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकता सरकारें राज तय करते थे, उनका इष्टतम ऑप्टिमम उपयोग नहीं हो पाया। बाजार की शक्तियाँ संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में मदद करती है, जो यहाँ अनुपस्थित थी, और इनकी बर्बादी हुई। देखिए चूंकि इनकी राजनीतिक प्रणाली और गैर लोकतांत्रिक यथार्थनाशाही थी, वहाँ अधिकार एवं स्वतंत्रता अनुपस्थित थे। देखिए बूर्जुआ द्वारा सरबराह। देखिए बूर्जुआ अंग्रेजी में बोलते हैं BOURGEOISIE। तो सरबराह को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोलिटेरिएट बोलते हैं, और बूर्जुआ अंग्रेजी में बोलते हैं बोर्जियोइज, और सरबराह को बोलते हैं प्रोलिटेरिएट बोलते हैं। देखिए बुर्जुआ द्वारा सरबराह के शोषण बुर्जुआ द्वारा सरबराह को शोषण से बचाने के उद्देश्य से स्वीकार करने वाली इन अर्थव्यवस्थाओं में अंतर्राज ही सबसे बड़ा शोषक बन को उभरता है, जिसे आलोचक द्वारा राज पूंजीवाद व्यवस्था भी कहा गया है। अब यहाँ की अंतर्निहित कमियों के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं का 1970 के दशक से ही आंतरिक क्षय होना प्रारंभ हो गया था। काफी पहले 1950 के दशक के मध्य में पोलैंड के दार्शनिक ऑस्कर लैंड ने इन अर्थव्यवस्था को बाजार समाजवाद, मार्केट सोशलिज्म को अपनाने की सलाह दी थी, जिन्हें देखिए लेकिन सोवियत ब्लॉक एवं चीन दोनों ही द्वारा इसे सिरे से निकाल दिया। अंत 1980 के दशक के मध्य में इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनी आर्थिक प्रणालियों में बाजार अर्थव्यवस्था कुछ तत्वों को शामिल किया, और इस प्रकार बाजार समाजवाद का आगमन हुआ। पूर्व सोवियत संघ 1980 के दशक के अंत में प्रेस्टोइका एवं ग्लासनोट्स ग्लासनोस्ट जैसी जुड़वा नीतियों की घोषणा की गई, जिसमें पहला पुनर्संरचना रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरी खुलेपन ओपननेस सुरक्षित था। इसके अंतर्गत यहाँ समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति के अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को शामिल किया गया जिसे पूर्वी यूरोप के अन्य देशों एवं स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ CIS द्वारा भी अपनाया गया। कुल मिलाकर समाजवादी अर्थव्यवस्था जो अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल था। इसी पर 1980 के दशक के मध्य में चीन द्वारा खुला द्वार नीति ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा करके बाजार समाजवाद को अपनाया गया। वैसे माना जाता है कि चीन द्वारा इस दिशा में तैयारी 1970 के दशक के मध्य में ही प्रारंभ कर दी गई, लेकिन वह मुखर एक्सप्लिसिट रूप से नहीं किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो पूर्ण विपरीत आर्थिक प्रणाली एक वृत्त पर घूमती हुई एक दूसरे के पास इस प्रकार हम देखते हैं कि दो पूर्ण विपरीत आर्थिक प्रणालियां एक वृत्त पर घूमती हुई एक दूसरे के पास
एक दूसरे के पास आ जाती है, देखिए देखिए क्या आ जाती है, जिसके देखिए जिसमें जिसमें द्वारा देखिए जिसमें द्वारा एक दूसरे के एक मिनट आ जाती है, जिसके द्वारा एक दूसरे के बेहतर तत्वों को अपनी प्रणाली में शामिल किया जाता है और व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था का बाजार और समाजवाद के नाम से अपनाया गया, वास्तव को बाजार एवं गैर बाजार आर्थिक प्रणालियों के लक्षणों एवं तत्वों के मिश्रण से बनी है। देखिए जिसमें निजी क्षेत्र एवं राज्य दोनों ही आर्थिक भूमिका निभाते हैं। इस घटना को विचारधारा का अंत इंड ऑफ आइडियोलॉजी भी कहा गया, क्योंकि इस प्रकार विश्व की दो प्रकार की आर्थिक विचारधाराओं की खाई जैसी पड़ती नजर आई और अंत शीत युद्ध कौल द्वारा की समाप्ति हुई। शीत युद्ध को इस वैचारिक मतभेद का कारण माना गया है। अब की मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था उद्भव को तभी हो गया जब महान मंदी के संकट से उभरने के वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा गैर बाजार आर्थिक प्रणालियों के तत्वों को अपनाया गया। यह समय था 1930 के दशक का पूर्वांधकाल। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की औपचारिक पहल फ्रांस द्वारा की गई वर्ष 1945 में, जब फ्रांस राष्ट्रीय नियोजन उद्देश्य से ऐसी घोषणा की। इस आर्थिक प्रणाली को और बल तब मिला जब 1980 के दशक के मध्य से गैर बाजार अर्थव्यवस्था ने अब इसे अपनाना शुरू किया, बाजार समाजवाद के रूप में। आर्थिक प्रणाली के देखिए अब आर्थिक प्रणाली के आदर्श स्वरूप की प्रति आर्थिक प्रणाली के आदर्श स्वरूप के प्रति वैश्विक सहमति बनाने की दिशा में आने वाले समय के विश्व बैंक की कुछ रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई। देखिए यहाँ पर आने वाले समय की विश्व बैंक की कुछ रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई। देखिए विश्व बैंक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में राज हस्तक्षेप स्टेट इंटरवेंशन को उचित बताया गया, जो कि राज हस्तक्षेप नॉन इंटरवेंशन के पक्षधर रहे थे। लेकिन विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का समय और इसकी प्राकृतिक सार्वभौमिक नहीं है। देखिए विश्व बैंक द्वारा पुनः कहा गया कि दोनों ही विश्व बैंक द्वारा पुनः कहा गया कि दोनों ही आर्थिक प्रणाली बाजार एवं गैर बाजार में धनात्मक ऋणात्मक पहलू और अर्थशास्त्र का एक साधारण ज्ञान रखने वाला भी कह सकता है कि दोनों के मिश्रण से ही एक आदर्श आर्थिक प्रणाली बन सकती है। लेकिन किसी देश की आर्थिक प्रणाली में बाजार या गैर बाजार आर्थिक प्रणाली के किन तत्वों को अपनाना बेहतर होगा, यह उसकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। और इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक नियत फिक्स मॉडल नहीं हो सकता। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहले देखिए क्या इसमें राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों ही की आर्थिक भूमिका शामिल होती है। इसमें निजी क्षेत्र वैसी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होता है जिनमें आपको अदृश्य लाभ की प्रेरणा के अनुकूल वातावरण। इस मामले में आपको निजी क्षेत्र के लिए निजी वस्तुओं कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना बेहतर है। ये वैसी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिन्हें हम अपनी आय से खरीद कर उनका उपभोग करते हैं। लेकिन इन वस्तुओं का राज्य द्वारा भी उत्पादन किया जा सकता है। वैसी आर्थिक भूमिका देखिए आप वैसी आर्थिक भूमिकाएं देखिए यहाँ पर क्या वैसी आर्थिक भूमिका जिन्हें निजी क्षेत्र निभाने को प्रेरित नहीं है। वैसी आर्थिक भूमिका जिन्हें निजी क्षेत्र निभाने को प्रेरित नहीं है। लाभ की अनुपस्थिति का उसका ध्यान राज्य रखता है। इस श्रेणी में लोक वस्तु पब्लिक गुड्स का उत्पादन शामिल है। ये वैसी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिनका उपभोग तो हम करते हैं, लेकिन अपनी आय से नहीं खरीदते। लेकिन इन वस्तुओं को निजी क्षेत्र भी उत्पादित कर सकता है। राज्य एवं निजी क्षेत्र की आर्थिक भूमिका सदैव नियत रहेगी, ऐसी बात भी नहीं है। बल्कि इनमें आने वाले समय की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन संभव है। नियमन यथा कानून प्रतिस्पर्धा कराधान इत्यादि की जिम्मेदारी राज्य की होती है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार एवं गैर बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत कभी भी एक अंतिम स्थिति फाइनलिटी नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुरूप सदैव बदलाव को तत्पर रहती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका हो, इस दीर्घावधिक बहस डिबेट की भी समाप्ति हुई। देखिए अब वितरण प्रणाली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की बात की गई। 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियों के साथ साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण की 3 प्रणालियों का भी उद्भव हुआ, जहाँ पूंजीवाद एवं बाजार अर्थव्यवस्था में वितरण बाजार के माध्यम से होता था। लोग अपने जरूरत की चीजें बाजार द्वारा तय मूल्य पर खरीदते थे। वहीं राज्य अर्थव्यवस्था में सरकार स्वयं ही वितरण का कार्य देखती थी। देखिए किसी मौद्रिक भुगतान के बिना और बाजार के किसी सहयोग के बिना वस्तु एवं सेवाएं सरकार से सीधे आम जनता तक पहुंचती थी।
थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था वितरण प्रणाली भी देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था वितरण प्रणाली भी बाजार एवं गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के वितरण प्रणालियों के मिश्रण से बनी है। देखिए यहाँ पर क्या आम जरूरत तक कुछ वस्तुएं एवं देखिए आम जरूरत तक कुछ वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति जहाँ बाजार द्वारा होती है, वहीं कुछ अन्य वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति सरकार द्वारा खुद की जाती है, मुफ्त मुफ्त या छूट पर। देखिए वैसे तो यहाँ पे क्या, वैसे तो देखिए वैसे तो विश्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में एक आम सहमति उभरी, लेकिन भविष्य में अभी और भी होना, होना शेष था। आने वाले समय में मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर कई समसामयिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा और इसमें बदलाव भी आए। देखिए क्या, आने वाले समय में मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर कई समसामयिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा और इसमें बदलाव भी आया। देखिए इनमें से प्रमुख विचारधाराओं पर नीचे एक संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत की गई। अब देखिए वाशिंगटन सहमति जिसे बोलते हैं, वाशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं। देखिए यह एक आर्थिक सुधार संबंधी सलाह थी, जिसे विकासशील देशों को आर्थिक संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सुझाया गया था। लेकिन चूंकि ये तीनों निकाय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है, अतः इसे अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा वाशिंगटन सहमति नाम दिया गया। इसके अंतर्गत प्रस्तावित 10 आर्थिक सुधार निम्न प्रकार थे। पहला देखिए वित्तीय अनुशासन, देखिए दूसरा आपको देखिए सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताओं को ऐसे क्षेत्रों को पुनर्निर्देशित करना जिनसे उच्च लाभ एवं आय के वितरण की संभावना हो, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा एवं आधारभूत संरचना। देखिए जैसा कि आपको कर से आपको सीमित दरों में कमी तथा कराधान को बड़ा करना। कर सुधार क्या, देखिए कर सुधार के सीमांत कर सुधार में क्या, सीमांत दरों में कमी तथा कराधान को बड़ा करना। चौथा देखिए आपको ब्याज दर उदारी, देखिए ब्याज दर उदारी करना। देखिए यहाँ पे पांचवा देखिए प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय दर। देखिए आपको छठा क्या, व्यापार उदारीकरण। देखिए सातवां आपको होता है क्या, सातवां आपको होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह का उदारीकरण। सातवां के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंत प्रभाव उदारीकरण होता है। सात आठवां को निजीकरण होता है और नौवां को विनियमन होता है। विनियमन प्रवेश एवं विकास में बाधाओं को दूर करने के अर्थ में। तथा आपको दसवां को होता है संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा होता है। अब आगे हम कहा कि हालांकि आने वाले समय में यह शब्दावली नव उदारवाद लातिन अमेरिका में बाजारवादी और रूढ़िवाद, जैसा कि 1998 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भूमंडीकरण की समानार्थक हो गई है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में भूमंडीकरण की समानार्थक हो गई है। यह ऐसे अति विश्वास और अंधी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए भी प्रयुक्त हुई है कि बाजार कैसी भी स्थिति संभाल सकता है। वस्तु स्थिति भिन्न नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति भिन्न रही है। 20वीं सदी के 80 और 90 के दशक के दौरान भी इन नीतियों के अनुशंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक यूएस ट्रेजरी के साथ मिलकर करते आ रहे थे। ये नुस्खे उस समय आपको लातिन अमेरिका के देशों की वास्तविक समस्याओं के हल के लिए सुझाए गए थे और बाद में अन्याय देखिए यहाँ पर क्या देखिए अन्यान्य परिस्थितियों में भी इनके उपयोग की कोशिशों का विरोध उन लोगों ने भी किया जो इनके प्रतिपादक थे। वाशिंगटन सहमति का हवाला देना विशेषकर जॉन विलियमसन के लिए मानो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता रहा है, जो कि इनके जनक रहे हैं। वे कहते हैं कि देखिए वे कहते हैं कि दुनिया भर में प्रेक्षक ऐसा मानते हैं कि वाशिंगटन सहमति का अभिप्राय नव उदारवादी न्यू लिबरल नीतियों से है, जो कि लाचार देशों के ऊपर वाशिंगटन स्थित वित्तीय संस्थाओं ने थोपी है और देखिए जो उनके यहाँ संकट और दुर्दशा का कारण बनी है। ऐसे लोग भी हैं जो इस शब्दावली को क्रोध और घृणा के साथ ही उछालते हैं। विलियमसन पुनः कहते हैं कि अनेक लोग ये समझते हैं कि जैसे इस सहमति दस्तावेज के बिंदु उन नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका विकासशील देशों पर जबरन लादना चाहता है। इसके बाद विलियमसन हमेशा से यह मानते रहे हैं कि ये अनुशंसा अथवा नुस्खे उन सहमतियों का प्रतिनिधित्व इसलिए करते हैं क्योंकि मैं वे सार्वभौमिक है। इस योजना के अनेक प्रतिपादकों का यह विचार है कि इनके पीछे कोई सख्त नव उदारवादी एजेंडा नहीं है, जैसा कि मुक्त व्यापार के विरोधी समझते हैं या दावा करते हैं, बल्कि उन्हें इसे एक अनुदार मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए कि एक देश में आर्थिक स्थिरता किस प्रकार की नीतियों से संभव है। लेकिन हुआ यह कि इन नीतियों से उन प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई जिन्हें उदारीकरण, निजीकरण, बहुमंडलीकरण कहा जाता है।
अब कि इनके चलते यहाँ पे क्या इनके चलते अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई है पूरी दुनिया में। इनके चलते अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई पूरी दुनिया में। उन देशों में कहीं देखिए उन देशों में कहीं अधिक जो विश्व बैंक से विकास निधि प्राप्त कर रहे थे, यानी उन देशों में कहीं अधिक जो विश्व बैंक से विकास निधि प्राप्त कर रहे थे अथवा जो भुगतान संतुलन संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने जाते रहे थे। जैसा कि भारत में जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर 1991 में आर्थिक सुधार की शुरुआत हुई। ये सब देखिए यह सब ऐसा था मानो एडम स्मिथ के अनुसार यह सब ऐसा था देखिए यह सब ऐसा था मानो एडम स्मिथ के मुक्त व्यापार उदारवाद के नुस्खे का पुनर्जन्म नव उदारवाद हुआ हो। यानी कि विशेषज्ञों की राय में वर्ष 2008 के अमेरिकी सब प्राइम संकट और वाशिंगटन तत्पश्चात आने देखिए विशेषज्ञों की राय में वर्ष 2008 के अमेरिकी सब प्राइम संकट और वाशिंगटन तत्पश्चात आने वाले पश्चिमी देशों का आर्थिक संकट महान रिसेशन की जड़ वार्षिक सहमति में विद्वान थी। पश्चिमी अर्थव्यवस्था में व्याप्त रिसेशन के बाद विश्व में वाशिंगटन सहमति में विश्वास घटा चला गया और इसकी जगह पर वो अर्थव्यवस्था में राज हस्तक्षेप का विचार बढ़ती हुई, जिसे विश्व में विकास राज डेवलपमेंट स्टेट में विश्वास बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। कि बीजिंग संबंधी जिसको बोलते क्या कि बीजिंग कंसेंसस जिसको बोलते चीन के आर्थिक उदय, यानी कि चीन के आर्थिक उदय 1980 के दशक के मध्य के पश्चात को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस आर्थिक उत्थान के पीछे क्या किसी सोच समझे विकास का मॉडल रहा है, यह विषय विश्व में बहस का मुद्दा रहा है। इस सिलसिले में अंत वर्ष 2004 में जोशुआ कपूर रेमो द्वारा बीजिंग सहमति का प्रस्ताव रखा गया, जिसे चीनी आर्थिक विकास मॉडल भी कहा जाता है। अब हम देखें क्या इस सहमति मॉडल के अंतर उन आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाता है जिसका अनुसरण आपको डेंग जियाओपिंग द्वारा वर्ष 1977 माओ जेडोंग की मृत्यु का वर्ष से किया गया। इसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वाशिंगटन सहमति के विकल्प के रूप में देखा जाता है, अर्थात यह एक प्रति वाशिंगटन एंटी वाशिंगटन कंसेंसस सहमति विचार है। आने वाले समय में इस मॉडल की विधि व्याख्या की गई जो सार रूप में निम्न 3 स्तंभों पर आधारित मानी गई है। पर देखिए क्या यहाँ देखिए क्या कि अनुव्रत प्रयोग एवं अन्वेषण दूसरा देखिए शांतिपूर्ण वितरण कार्य आर्थिक वृद्धि के साथ साथ कार्मिक ग्रेजुअल सुधार एवं तीसरा देखिए स्वभाग निर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ ही चुनिंदा विदेशी विचारों को अपनाना। देखिए पश्चिम की विकसित अर्थव्यवस्था के महान रिसेशन वर्ष 2008 के अमेरिकी सब प्राइम संकट के उपरांत की चपेट में आने के बाद यह मॉडल एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना, क्योंकि इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रही। देखिए विशेषज्ञों तो ऐसे पश्चिम के देशों की स्वच्छंद बाजार दृष्टिकोण जिसका आधार वाशिंगटन सहमति था के एक विकल्प के रूप में भी देखा गया है। देखिए विकासशील देशों क्या इस चीनी मॉडल को अपनाना चाहिए, यह एक काफ़ी विवादित मुद्दा बना रहा है। विशेषज्ञों की राय में चीन के लिए कारगर साबित हुआ यह मॉडल दूसरे देशों में भी कार्य करेगा, इसमें संदेह है क्योंकि चीन का आर्थिक निष्पादन भी विजातीय हेट्रोजेनस रहा है। इतना ही नहीं कई विचारकों द्वारा चीन के आर्थिक उदय को बाजार की मृत्यु डेथ ऑफ मार्केट एवं राजनीतिक वृद्धि का उदय राइज ऑफ स्टेट रेड ग्रोथ की भी संज्ञा दी गई है। लेकिन ऐसे निष्कर्ष तक पहुंचना एक तरह से जल्दबाजी होगी, क्योंकि ध्यान है कि चीन चीन की सर्वोत्तम आर्थिक निष्पादन की अवधि वहाँ बाजार के आधिपत्य का कार्य रहा है। विकासशील देशों में इस मॉडल के प्रति वर्ष 2010 तक दिलचस्पी बढ़ती रही, लेकिन हाल के समय जब चीन की आर्थिक वृद्धि दर में कमी का दौर शुरू हुआ तो विशेषज्ञों द्वारा इसे अपनाने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व के कई देशों का हाल का शासनवादी रूप विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके एवं अन्य पश्चिमी देश इसी मॉडल की तरफ रुझान होने का प्रतिफल है। अब देखिए सेंटियागो सहमति देखिए यहाँ पर, सेंटियागो कंसेंसस देखिए यहाँ पर, इसे वाशिंगटन सहमति के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसका प्रस्ताव विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष जेम्स वॉल्फेनसोर्न द्वारा सेंटियागो शहर में रखा गया। विकासशील अर्थव्यवस्था के सुझाए गए इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य समावेश इंक्लूजन है, जो सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही स्वरूपों में सुनिश्चित हो। इस प्रकार इस सामाजिक आर्थिक विकास मॉडल के स्थानीय विशेषताएं होगी। यह तय है तथा इस दृष्टिकोण से इसमें बीजिंग सहमति की तरह ही
नहीं, इसमें सामाजिक व्यंजनाएँ ओवरटोन्स होगी। यानी कि क्या कि ओवरटोन्स होगी। इस विकास मोड़ों को साकार रूप देने के लिए विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता देने के साथ साथ सूचना तकनीक की अपार शक्ति के उपयोग पर बल दिया गया। विश्व बैंक द्वारा आगे कहा गया है कि वैश्वीकरण के द्वारा वैश्वीकरण के क्या विश्व बैंक द्वारा आगे कहा गया है कि वैश्वीकरण के द्वारा विश्व में बढ़ती मुक्तता एवं साझेदारी में ज्ञान को विस्तृत करते हुए सभी के लिए उपलब्ध बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या इस दिशा में कार्य करते हुए विश्व बैंक द्वारा ज्ञान बैंक की आंतरिक संरचना का भी विकास किया गया है। विश्व बैंक के इस प्रस्ताव ने विश्व की सरकारों को सामाजिक एवं आर्थिक समावेश पर बल देने की ओर प्रेरित किया। भारत सरकार द्वारा भी इससे प्रेरित होकर वर्ष 2002 में तीसरी पीढ़ी की आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई है, ताकि आर्थिक सुधारों के लाभ आम लोगों तक पहुँच सके। पूंजीवाद समृद्धि प्रोत्साहन का साधन देखिए आपको कैपिटलिज्म हैज ए मीन्स ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। देखिए यहाँ पर वर्ष 1929 की महान मंदी ग्रेट डिप्रेशन ने पूंजीवाद को एक असफल आर्थिक व्यवस्था साबित किया और फलस्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ। देखिए आपको वैसे इसके बाद के वर्षों में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद विचारधारा का उच्च प्रभाव पड़ता रहा है। वाशिंगटन सहमति वर्ष 1985 उपरांत एवं वैश्वीकरण विश्व व्यापार संगठन 1995 के बाद इसके दो सबसे जीवंत उदाहरण है। विशेषज्ञों का मानना है कि विकसित देशों में व्याप्त महान रिसेशन ग्रेट रिसेशन इन देशों की नीतियों में आई उच्च पूंजीवाद एवं नव उदारवादी न्यू लिबरल रुझान का प्रतिफल है। इस प्रकार अब तक विश्व के पास पूंजीवादी आर्थिक नीतियों के विध्वंस प्रभावों के दो उदाहरण मौजूद हैं। अब के समय अंतर यहाँ पे क्या है, समय अंतर में यहाँ देखिए क्या समय अंतर क्या क्या कि समय अंतर में एक आम सहमति अब उभरी कि हालांकि पूंजीवाद एक धारणीय आर्थिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसी नीतियाँ आर्थिक समृद्धि एवं आय को प्रोत्साहित करने में उच्च योगदान कर सकती है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देशों की आर्थिक नीतियों में पूंजीवाद रुझान कैपिटलिस्ट इंक्लाइनेशन दिखता है, जबकि उनकी अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रणाली की है। इन सभी देशों में जहाँ एक और व्यवसाय अनुकूलन प्रो बिजनेस नीतियों का अमल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गरीब अनुकूल पूरा नीतियों पर भी बल है। देखिए भारत में वर्ष 2015-16 के संख्या बजट से इस प्रकार के नीतिगत रुझान दिखते हैं। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा भी स्वीकारा गया। बदली हुई धारणा के अनुसार विशेषज्ञ पूंजीवाद को एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि समृद्धि वृद्धि ग्रोथ को प्रोत्साहित करने का साधन मानने लगे हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय की बात देखिए, नेशनल इनकम देखिए, समझिए क्या देखिए प्रगति की माप विशेषज्ञों के लिए एक चुनौती भरा कार्य रहा है। अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुंजेंट्स ने सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा प्रस्तावित करने के पहले भी आय इनकम को किसी देश के प्रगति के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है। लेकिन कुजनेट्स द्वारा इस विधि का प्रयोग देश की घरेलू एवं राष्ट्रीय आय को सकल ग्रोथ एवं निवर नेट रूप में माप करते हुए चार और स्पष्ट अवधारणा GDP, NDP, GNP एवं NNP का विकास किया है। इसकी एक संक्षिप्त चर्चा नीचे दी गई है। देखिए GDP की बात करते हैं। GDP की बात यहाँ जो कहा, सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम फाइनल मौद्रिक मूल्य है। भारत के लिए एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका आंकड़न देखिए यहाँ पर जीडीपी को हम देख रहे थे, सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी बोलते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम फाइनल मौद्रिक मूल्य है। देखिए भारत के यहाँ जो कहा गया, देखिए भारत के लिए एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका आंकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग सकल निवेश सरकारी एवं व्यापार शेष निर्यात आयात के योगफल द्वारा भी किया जाता है। इस विधि में देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को तथा उन देश निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जुड़ा होता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया। इस दृष्टिकोण में इस्तेमाल किए गए पदों को समझना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था और वाणिज्य में ग्रॉस का मतलब वही होता है जो गणित में कुल टोटल का
मतलब होता है। देखिए डोमेस्टिक का मतलब देश और उसकी पूंजी से होने वाली आर्थिक गतिविधि है। प्रोडक्ट का मतलब डोमेस्टिक का मतलब देश और उसकी पूंजी से होने वाली आर्थिक गतिविधि है। प्रोडक्ट का मतलब वस्तु और सेवा है, जबकि फाइनल का मतलब है किसी भी उत्पाद में अब किसी जबकि फाइनल का मतलब है किसी भी उत्पाद में अब वैल्यू एडिशन का मौका नहीं है। जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्न है। पर देखिए जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ग्रोथ रेट है। उदाहरण के किसी देश की जीडीपी 107 रुपया है और यह बीते साल से 7 रुपये ज़्यादा है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% है। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं, तो मतलब यह होता है कि देश की आय परिणात्मक रूप से बढ़ रही है। यह परिणात्मक क्वांटिटिव दृष्टिकोण है। इससे आकार इस इससे आकार इससे इसके देखो इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर का पता नहीं चल पाता। देखिए तुलनात्मक अर्थशास्त्र में इन आंकड़ों का सर्वाधिक उपयोग होता है। IMF द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी को क्रय शक्ति तुल्यता परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर श्रेणीबद्ध रैंकिंग भी कहता है। वर्तमान में भारत का जीडीपी विश्व में तीसरे स्थान पीपी के आधार पर है। चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आवश्यक प्रतिदिन विनिमय दर के आधार पर यूएस डॉलर में भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। पीपी देखिए पीपीपी पीपी पर विश्व जानकारी के लिए हम इस शीर्षक को शब्दकोश के खंड में देखें। अब आगे हम देखिए कहा गया। देखिए एनडीपी देखिए यहाँ पर क्या एनडीपी देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है। जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले घिसावट डिप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त किया जाता है। वास्तव में जिन संसाधनों का उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है, जिसका मतलब उस सामान के घिसने डिप्रिसिएशन या टूटने फूटने से होता है। घिसावट की दर सरकार निर्धारित करती है तथा भारत में यह फैसला केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। यह एक सूची जारी करता है। यह यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादों में होने वाली घिसावट की दर तय होती है। उदाहरण के आपको भारत में रिहायशी निवास की सालाना घिसावट 1% है। वहीं बिजली देखिए वहीं बिजली सड़ने वाले पंखे के मूल्य में 10% की कमी होती है। विदेशी विनिमय बाजार में अगर विदेशी विनिमय बाजार में अगर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के समान होता है, एक फीस देखिए वहीं बिजली सड़ने वाली देखिए उदाहरण के लिए भारत में रिहायशी निवास की सालाना घिसावट 1% है। वहीं बिजली सड़ने वाले पंखे के मूल्य में 10% की कमी होती है। विदेशी विनिमय बाजार में अगर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के समान कम होता है, तो उसे घरेलू मुद्रा की घिसावट या डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए इस पर देखिए कि एक बार फिर देखिए क्या कि वही बिजली से चलने वाले पंखे के मूल्य में 10% की कमी होती है। विदेशी विनिमय बाजार में अगर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सामने कम होता है, तो उसे घरेलू मुद्रा की घिसावट या डिप्रिसिएशन कहते हैं। इस तरह देखें तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस घिसावट एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस घिसावट आपको होता है। ऐसे में जाहिर है किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होगा। घिसावट को शून्य करने का कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन मानव समाज इसे कम से कम करने के लिए कई तरकीबें निकाल चुका है। एनडीपी के अलग अलग प्रयोग है। पर देखिए यहाँ पे इसका उपयोग घिसावट के चलते देखिए पहला देखिए अब इसका उपयोग घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं खास समय अवधि दौरान उद्योग धंधे और कारोबार में अलग अलग क्षेत्र की उपस्थिति का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है। पर दूसरा घिसावट की मात्रा कम करने से जुड़े अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता। लेकिन एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है? इसकी वजह है दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं व्यवस्था अपने यहाँ घिसावट की अलग दरें निर्धारित करती है। ये दर मूल रूप से आर्थिक के आधार पर तय होता है। उदाहरण के भारत में मकान में होने वाली घिसावट की दर को ले मकान बनाने में सीमेंट ईंट बालू और लोहे की छड़ इत्यादि का इस्तेमाल होता है।
और ये माना जाता है कि ये आने वाले 100 साल तक चलेगी। लिहाजा यहाँ की हिसाब 1% सालाना होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार इसका फैसला तार्किकता के आधार पर ही हो। उदाहरण के आपको फरवरी 2002 में भारी वाहन ऐसे वाहन जिनमें 6 या उससे ज़्यादा चक्के या पहिए हो में घिसाव दर 20% थी, जिसे 40% कर दिया गया। ऐसा देश में भारी वाहन की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। देखिए, दर को दुगुना करने के लिए कोई तर्क सही नहीं, तो कोई तर्क सही नहीं हो सकता। कोई मूलतः घिसावट और उसकी दरें भी आधुनिक सरकारों की आर्थिक नीतियों को बनाने के एक हथियार है। और अर्थव्यवस्था में घिसावट का तीसरा अर्थव्यवस्था को घिसावट का तीसरी तरह से इस्तेमाल इस रूप में होता है। अब के जीएनपी देखिए, किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी उसके जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। विदेशों से होने वाली आय में निम्नलिखित पहलू शामिल है। निजी प्रेषण, यहाँ क्या आप समझिए, निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस आप समझिए। यहाँ देखिए, भारत के नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में काम करते हैं, और दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भारत में भी काम करते हैं। इन लोगों के निजी लेन देन से जो आमदनी होती है उसे निजी प्रेषण से होने वाली आमदनी कहते हैं। भारत इस मामले में हमेशा फायदा में रहा। भारत इस मामले में हमेशा फायदा में रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में भारत लोग खाड़ी अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में काम करने के लिए जाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2019 में भारत निजी प्रेषण के मामले में विश्व का अग्रणी देश रहा। 80 अरब अमेरिकी डॉलर, चीन 67 अरब अमेरिकी डॉलर और मैक्सिको 34 अरब अमेरिकी डॉलर एवं देखिए एवं फिलीपींस 26 अरब अमेरिकी डॉलर का स्थान विश्व में क्रम से दूसरा, तीसरा और चौथा रहा। देखिए, विदेशी ऋणों का ब्याज, इंटरेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल लॉन्स की बात करती है। यह देखिए, यह विदेशी ऋणों के ब्याज की राशि का अंत प्रभाव एवं बहिर्प्रभाव का परिणाम है। भारत की इससे होने वाली आय ऋणात्मक है, क्योंकि इसके द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज इसके द्वारा दिए गए ऐसे कर्ज से अधिक है। अधिक विदेशी अनुदान जो बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रांट्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत भारत द्वारा किए गए एवं दूसरे देशों को दिए गए अनुदान का शेष बैलेंस शामिल किया जाता है। देखिए, काफ़ी निम्न नहीं सही, लेकिन भारत को अन्यान्य विदेशी देखिए आपको अन्यान्य विदेशी क्षेत्रों से अनुदान की प्राप्ति होती है, यथा यूएनडीपी एवं राष्ट्रों से जो मूलतः मानवीय आधार पर दिए जाते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के प्रारंभ के बाद भारत का अनुदान व्यय बढ़ता गया। यह भारत की राजनीतिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उच्च भूमिका अदा करने के प्रयास से जुड़ा है। बाहर इन तीनों अलग अलग मदों से होने वाली आमदनी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। भारत के मामले में यह हमेशा नुकसान वाली स्थिति में होती है, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा विदेशी कर्ज और अनुदान की प्राप्ति घटती गई। इसका मतलब यह है कि भारत के जीएनपी को आंकलित करने के जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय, विदेशों से होने वाली आमदनी जुड़ने के बजाय घटेगी। सामान्य प्रमुख मुद्दा देखिए क्या, जीएनपी कोमा देखिए जीएनपी कोमा जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय के बराबर है। यानी कि जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय के बराबर है, अर्थात हम कह सकते हैं जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय। लेकिन भारत को विदेशों से ऋणात्मक आय होती है। लिहाजा भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है। अतः भारत का जो जीएनपी होता है, जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है। जीएनपी के विभिन्न उपयोग देखिए, जीएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह से हैं। पर इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता आपको थ्री पी के आधार पर रैंक करता है। ये पीपी के बारे में विस्तार से आपको शब्द को ग्रोसरी में पढ़ सकते हैं। इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था, चीन और यूएसए के बाद भारत का स्थान है। लेकिन भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, IMF अप्रैल 2019 के अनुसार। अब यह तुलना जीडीपी के आधार पर भी की जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आय को आंकने के लिहाज से जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के आंतरिक के साथ साथ बाहरी ताकत को ही बताता है। देखिए, अब क्या यह किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में काफ़ी मदद करता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पादों पर कितना निर्भर है, और वह दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है, और वह दुनिया के देशों पर कितना निर्भर। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने मानव संसाधन के बारे में, उनकी संख्या और उनसे होने वाली आमदनी के बारे में बताता है। इसके अलावा यह किसी भी अर्थव्यवस्था के दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दुनिया के देशों से लिए गए ऋणों या फिर दूसरे देशों से
या फिर दूसरे देशों को दिए गए ऋणों से पता चलता है, या दुनिया के देशों से लिए गए ऋणों या फिर दूसरे देशों को दिए गए ऋणों से पता चलता है। अब देखिए एनएनपी देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में से घिसावट डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो आय बढ़ती उसे ही कृषि अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जी एनएनपी कहते हैं। देखिए यानी एनएनपी को हम इस तरह से हासिल कर सकते हैं। पहले कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट घिसावट डिप्रेशन, या फिर एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय घिसावट डिप्रेशन। एनएनपी के विभिन्न उपयोग इस तरह से हैं। देखिए फर्क है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एनआई है। यद्यपि जीडीपी एनडीपी और जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन राष्ट्रीय आय एनआई के तौर पर नहीं लिखा जाता। देखिए यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब हम एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो देश की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई का पता चलता है। पीसीआई प्रति व्यक्ति आय पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है। यह एक मूल बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि अलग अलग देशों में घिसावट की दरें अलग अलग होती है, जिनका उनकी राष्ट्रीय आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वैसे राष्ट्रीय आय आकलित करने के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने जनवरी 2015 में बेस ईयर और मैथडोलॉजी को संशोधित किया। इसका वर्णन आगे दिया गया। देखिए राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य देखिए कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय गणना करते हैं, उसमें लागत और मूल्य का ध्यान रखा जाता है। दरअसल लागत और मूल्य की दो श्रेणियां हैं, और अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कौन सी लागत और मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाएगा। हमें इस भ्रम की उपयुक्तता को समझ लेना चाहिए। एक प्रकार की लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय मतलब इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो कारक फैक्टर कॉस्ट पर की जा सकती है, या फिर बाजार लागत मार्केट कॉस्ट पर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? कारक लागत मूलतः निवेश की गई लागत होती है। देखिए होती है जिसे उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। जैसे कि पूंजी की लागत ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली इत्यादि। इसे फैक्ट्री लागत या उत्पादन लागत मूल्य भी कहते हैं। यह कुछ और नहीं निर्माता के नजरिए से वस्तु की कीमत है। दूसरी तरफ बाजार लागत वस्तु की कारक लागत अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह लागत जिस पर वस्तु बाजार में पहुंचती है, मतलब शोरूमों को उत्पादक जीएसटी केंद्र सरकार को सनवेट केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी देते हैं। भारत एक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय गणना कारक लागत फैक्टर कॉस्ट पर क्या करता था। वैसे राष्ट्रीय आय के आंकड़े बाजार लागत मार्केट कॉस्ट पर भी प्रकाशित किए जाते थे। इसका इस्तेमाल सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र क्या करता था। जनवरी 2015 से सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय गणना बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत मार्केट कॉस्ट पर ही है। सकल मूल्यवर्धन जीबीए में उत्पाद करों प्रोडक्ट टैक्स को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के प्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का है। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को अपना लेने के बाद इस गणना में काफी सुविधा होगी। देखिए यहाँ पर मूल्य आय को दो मूल्य अस्थायी कांस्टेंट और चालू करंट से निकाला जा सकता है। अस्थायी और चालू मूल्यों में अंतर सिर्फ मुद्रास्फीति का असर का है। अस्थायी मूल्य के मामले में मुद्रास्फीति को पहले किसी साल में स्थिर माना जाता है, जिसे आधार वर्ष कहा जाता है, जबकि वर्तमान मूल्य के लिए इस मुद्रास्फीति को जोड़ा जाता है। दरअसल वर्तमान मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी है, जिसे हम बाजार में बिकने वाली चीज़ों पर अंकित करते हैं। आपको फिर आगे हम देखें क्या कि राष्ट्रीय आय की संशोधित विधि देखिए, आपको रिवाइज मेथड ऑफ नेशनल इनकम देखिए एनआई। देखिए यहाँ पर जो कहा गया क्या कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा जनवरी 2015 में आपको राष्ट्रीय लेखा के नए संशोधित आंकड़े जारी किए गए, जिनमें 2 परिवर्तन किए गए। पहला इसके अंतर्गत आपको आधार वर्ष 2004-05 को संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी की अनुशंसा के आधार पर किया गया, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष में सभी आर्थिक घटकों के आधार पर सभी आर्थिक घटकों के आधार पर सभी आर्थिक घटकों के आधार वर्ष को संशोधन करने की सलाह दी गई थी। दूसरा कि राष्ट्रीय लेखा की गणना की कार्य प्रणाली में संशोधन कर आपको अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप राष्ट्रीय लेखा 2008 के उपाय की पूर्ति की गई।
देखिए यहाँ पर क्या है कि चालू आधार वर्ष का संशोधन जनवरी 2010 में किए गए संशोधन के बाद का है ये। देखिए आधार वर्ष में हुए संशोधन में शामिल किए गए प्रमुख फेरबदल निम्नलिखित है। देखिए पढ़ा क्या, वर्तमान विकास को स्थिर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी द्वारा मापा जाएगा, जिसे इसके बाद जीडीपी के रूप में संदर्भित किया जाएगा। ऐसा जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन है, इससे पूर्व देखिए विकास को स्थिर मूल्यों पर कारक लागत पर जीडीपी में वृद्धि दर की दृष्टि से मापा जाता था। जोड़े गए सकल मूल्य का क्षेत्रवार अनुमान अब कारक लागत के स्थान पर मूल्य कीमत पर किया जाएगा। कारक लागत पर जीबीए मूल्य कीमतों पर जीबीए आपको कारक लागत पर, इसमें जो आपको कहा गया एक बार फिर देखिए, कारक लागत पर आपको जीबीए मूल्य कीमतों पर जीबीए और जीडीपी बाजार कीमतों पर के बीच संबंध नीचे दिया गया। देखिए मूल्य कीमतों पर जीबीए बराबर आपको होगा क्या, सीई प्लस, देखिए सीई प्लस ओ एस या ओ एस या ओ एस या ओ एस या एस आई या एस आई आपके यहाँ पर है, प्लस सीएफसी प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद छूट होता है। आपकी कारक लागत पर जीबीए जो आपको होता है, जिसको जीबीए कारक लागत बराबर होता है, कारक लागत पर जीबीए बराबर आपको होगा मूल्य कीमतों पर जीबीए माइनस उत्पादन कर प्लस उत्पादन छूट होगा। अब यहाँ पे खास बात देखिए क्या कि जीडीपी, देखिए जीडीपी पर सिग्मा मूल्य कीमतों पर जीबीए, मूल्य कीमतों पर आपको जीबीए प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। जहाँ देखिए जहाँ सी कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, ओएस परिचालन अधिशेष तथा एम आई, तथा यहाँ पर क्या है एम आई, आपके यहाँ पर है एम आई ही आपको दिया गया, वो एम आई है, जहाँ ऐसा ही बोले थे एम आई है। यहाँ पर एम आई मतलब क्या, मिश्रित आय, और सी एफ सी जो है अचल पूंजी उपभोग है। उत्पादन सब्सिडियों का भुगतान या इनकी प्राप्ति इनकी प्राप्ति उत्पादन संबंधित होती है। देखिए उत्पादन करो या उत्पादन सब्सिडियों का भुगतान या इनकी प्राप्ति उत्पादन संबंधित होती है, और ये वास्तविक उत्पादन के परिमाण पर आश्रित नहीं होते। उत्पादन करो के कुछ उदाहरण भू राजस्व, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क तथा व्यावसायिक कर। देखिए कुछ उत्पादन सब्सिडी रेलवे को सब्सिडी, किसानों को वस्तुगत सब्सिडी, गाँव और लघु उद्योगों को सब्सिडी, निगमों या सहकारी समितियों को प्रशासनिक सब्सिडी आदि है। उत्पादन करो या सब्सिडी का भुगतान या इसकी प्राप्ति उत्पाद के प्रति यूनिट पर होते ही। उत्पाद करों के कुछ उदाहरण उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर और आयात निर्यात शुल्क है। उत्पाद सब्सिडी में खाद्यान्न, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी, किसानों के परिवारों आदि को बैंकों के जरिए प्रदत्त ब्याज, प्रदत्त हम क्या कि प्रदत्त ब्याज देखिए आप क्या कि किसानों के परिवारों आदि को बैंकों के जरिए प्रदत्त ब्याज इमदाद, परिवारों का बीमा कराने के लिए कम दरों पर प्रदत्त सब्सिडी शामिल है। देखिए तीसरा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अभिशासन पर MCA 21 के अंतर्गत उसमें यथा दर्ज कंपनियों के वार्षिक लेखाओं के समावेशन से विनिर्माण और सेवा दोनों ही कॉर्पोरेट क्षेत्र की व्यापक कवरेज। विनिर्माण कंपनियों के लिए आपको MCA 21 डाटाबेस के उपयोग से इन कंपनियों द्वारा विनिर्माण से भिन्न किए गए कार्यों का हिसाब किताब रखने में मदद मिली है। अब देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, आस्ति प्रबंधन कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन निधि के विनियामक विकास का प्राधिकरण PFRDA और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA सहित विनियामक निकायों के लेखाओं से सूचना के समावेशन से वित्तीय क्षेत्र को व्यापक सुरक्षा कवरेज। पाँचवा देखिए यहाँ पर क्या कि स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं का कार्यकलाप हो, जिनमें इन संस्थाओं को प्रदत्त लगभग 60% अनुदान अंतर्राष्ट्रीय शामिल है कि संवर्धित कवरेज। अब देखिए जीबी एवं जीडीपी की तुलना, देखिए कंपेयरिंग जीबी और जीडीपी। आर्थिक वृद्धि का अनुमान दो प्रमुख विधियों, मांग पक्ष एवं आपूर्ति पक्ष द्वारा लगाया जाता है। आपूर्ति पक्ष देखिए यहाँ पर जो आपूर्ति विधि के अंतर्गत विविध आर्थिक क्षेत्र यथा कृषि, उद्योग एवं सेवाओं द्वारा किए गए मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन को जोड़कर सकल वर्धित मूल्य जीबीए का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार अब देखिए
इस प्रकार इस विधि द्वारा सभी आर्थिक घटकों द्वारा अर्जित आय का अनुमान प्राप्त होता है। दूसरी तरफ को मांग विधि के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए सभी व्ययों एक्सपेंडिचर को जोड़कर की जाती है। मोटे तौर पर किसी अर्थव्यवस्था में व्यय के चार स्रोत हैं: निजी उपभोग व्यक्तियों एवं गृहस्थी, सरकारी व्यय, देखिए क्या सरकारी व्यय व्यवसाय जगत का व्यय तथा निर्यात यथा व्यापार शेष। इसके अंतर्गत सरकारों की कर आय एवं छूटों के व्यय को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार जीडीपी का अनुमान जीबीए देखिए इस प्रकार जीडीपी का अनुमान जीडीपी का अनुमान जीबीए में निर्भर करो या यथा सकल कर प्राप्ति में से सकल छूटों घटाकर को जोड़कर लगाया जाता है। जहां जीडीपी तुलनात्मक अध्ययन और अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए बहुत उपयोगी अवधारणा है, वहीं जीबीए के माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों का तुलनात्मक अध्ययन करना बेहतर होता है। लेकिन जीबीए विशेषकर तब काफी उपयोगी अवधारणा बन जाती है जब अर्थव्यवस्था की तिमाही वृद्धि दर का अनुमान लगाना हो। इसके लिए आपको विभिन्न क्षेत्रकों के जीबीए के संकलन द्वारा जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। अब कि निश्चित आधार एवं श्रृंखला आधार से विधियां देखिए, निश्चित आधार एवं श्रृंखला आधार विधियां। अब के फिक्स्ड बेस एंड चेन बेस मेथड देखिए यहाँ पर भारत सरकार द्वारा वर्तमान में जीडीपी के आकलन के लिए निश्चित आधार विधि की जगह श्रृंखला आधार विधि का उपयोग में लाने का विचार किया जा रहा है। इस नई विधि में किसी वर्ष के जीडीपी का आधार वर्ष की जगह पिछले वर्ष से तुलना की जाएगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था गतिशीलता का आधार वर्ष, जिसका संशोधन आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्षों पर किया जाता है, की तुलना में पहले से बेहतर अनुमान प्राप्त हो सकेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि नई विधि कई दृष्टिकोणों से बेहतर। उदाहरण के तौर पर निश्चित आधार विधि में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों यथा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के सूचकांक में दिए गए भारों वेट्स में अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आता। साथ ही इस विधि के अंतर्गत मूल्य एवं मांग में आने वाले बदलावों को भी शामिल नहीं किया था। दूसरी तरफ श्रृंखला श्रृंखला आधार विधि में श्रृंखला आधार विधि में आर्थिक गतिविधियों के सूचकांक भारों में वार्षिक स्तर पर परिवर्तन आता है, जिसका इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलावों को जल्दी शामिल करना संभव हो पाता है। उदाहरण के तौर पर नई विधि के माध्यम से भारत की गीग अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक की गतिविधियों को द्रुतगति से शामिल करके इनकी गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। गीग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको स्मार्ट अप से जुड़ी गतिविधियां आती है, जिनमें श्रमिकों का आवागमन भी लचीला होता है। नई विधि पुरानी की तुलना में कई तरह से बेहतर होगी, पर इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव को बेहतर ढंग शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसके सूचकांक में नई आर्थिक गतिविधियों को प्रत्येक वर्ष जोड़ा जाता है। भारत अभी वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानता है, तो इसके संशोधन अभी विलम्ब हो रहा है। नई विधि में नए घटकों को हर वर्ष जोड़ा जा सकेगा, जो अभी प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर ही संभव है, जिसमें बाहरी तौर पर 7 से 8 वर्ष भी लगते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़े आंकड़ों की विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करने में सुविधा होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़े आंकड़ों की विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था से तुलना करने में सुविधा होगी और तुलनात्मक अध्ययन में उच्च वस्तुप्रता आएगी। नई विधि को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहार माना जाता है। देखिए आज की वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था में निवेश, देखिए आज की वैश्वीकृत आर्थिक अवस्था में आज की वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था में निवेश एवं व्यापार की गतिविधियों के निर्णय में इन तुलनात्मक आंकड़ों की निर्णायक भूमिका है। देखिए माना जाता है कि नई विधि को अपनाने से भारत में चल रहे राष्ट्रीय आय के आंकड़े से जुड़ी बहस की भी समाप्ति होगी। माना जाता है कि नई विधि को अपनाने से भारत में चल रहे राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से जुड़ी बहस की भी समाप्ति होगी। अब एक खास देखिए आर्थिक सांख्यिकी की अस्थायी समिति, देखिए आर्थिक सांख्यिकी की अस्थायी समिति यहाँ देखिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। भारत सरकार दिसंबर 2019 में आर्थिक आंकड़े के भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में आर्थिक आंकड़ों के संकलन से जुड़ी हुई एक आर्थिक सांख्यिकी अस्थायी समिति की स्थापना की जाएगी। भारत के भूतपूर्व मुख्य सांख्यिकीविद की अध्यक्षता में गठित इस 28 सदस्यीय समिति में संयुक्त राष्ट्र संघ, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, डाटा ट्रस्ट इत्यादि से सदस्यों को शामिल किया गया। इसके कुछ सदस्य भारत के विश्वविद्यालय एवं अग्रणी संस्थानों के अर्थशास्त्री तथा सांख्यिकीविद भी हैं।
देखिए हम क्या विविध अधिदेश आपको मैंडेट प्राप्त इस समिति को अर्थ जगत से जुड़े विभिन्न आंकड़ों के छानबीन का कार्य सौंपा गया है। तो यथा सामयिक श्रम बल का सर्वेक्षण, PLFS वार्षिक, देखिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, सेवा क्षेत्र उपक्रमों का वार्षिक सर्वेक्षण, वार्षिक असंगठित क्षेत्र उपक्रम सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण, समय उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आर्थिक जनगणना तथा अन्य आर्थिक सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी, श्रम उद्योग सेवाएं इत्यादि पर गठित अस्थायी समितियों के अधिदेशों को इस नई अस्थायी समिति में समाहित भी कर दिया गया है। विशेषज्ञों की राय में सरकार द्वारा इस समिति की स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स SDDS का पालन नहीं कर पाने के कारण की गई है। जैसा कि ज्ञात है कि वर्ष 2015 से कई विशेषज्ञों द्वारा भारत के सरकारी आर्थिक आंकड़ों की मांगता है उसके विलंब से प्रकाशन की आलोचना की जाती है। देखिए IMF की SDDS सदस्य देशों के आर्थिक आंकड़ों की पारदर्शिता बढ़ाने तथा वित्तीय बाजार के भागीदार देशों की इन आंकड़ों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से IMF द्वारा वर्ष 1996 में SDDS की शुरुआत की गई थी। इस मानक के अंतर्गत राष्ट्रीय आय लेखा, उत्पादन सूचकांक, रोजगार एवं केंद्र सरकारों के पहचान सहित 20 से भी अधिक आंकड़ों को शामिल किया गया। देखिए IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक आंकड़ों में इस मानक से निम्न 3 प्रकार के विचलन डेविएशन पाए गए। पहला आंकड़ा प्रसार, देखिए आंकड़ा प्रसार मतलब डिसेमिनेशन में विलंब। दूसरा देखिए दूसरा देखिए आपको क्या आंकड़ों के श्रेणी को एडवांस रिलीज कैलेंडर ARC में शामिल नहीं किया जाता। तीसरा देखिए क्या किसी विशेष अवधि के आंकड़े प्रसारित उपलब्ध नहीं करना। IMF द्वारा इस रिपोर्ट में भारत के आंकड़ों से जुड़े विचलन को स्वीकारते हुए इसे एक गैर गंभीर नॉन सीरियस विचलन बताया गया है। हालांकि विशेषज्ञों की राय में ये विचलन आंकड़ों के प्रसार डिसेमिनेशन के प्रति आय उदासीनता इंडिफरेंस की वजह से हुआ। और वर्ष 2019-20 के आय का अनुमान इनकम एस्टिमेट फॉर 2019-20 यहाँ देखिए क्या कि वर्ष 19-20 के भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान के निम्न प्रकार के GDP सकल घरेलू उत्पाद के स्थिर मूल्यों पर 127.8 लाख करोड़, पिछले वर्ष की 6.8% की तुलना में 5% वृद्धि। तो चालू मूल्यों पर इतना लाख करोड़ रुपया, इतना 204.4 लाख करोड़ रुपया है, पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% सामान्य वृद्धि रहने का अनुमान। अब GBA देखिए यहाँ पर क्या देखिए सकल मूल्य वर्धन के स्थिर मूल्यों पर 135.4 लाख करोड़ रुपये, पिछले वर्ष की 6.6% की तुलना में 4.9% वृद्धि। चालू मूल्यों पर 185 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है। GBA की वृद्धि में गिरावट लगभग सभी उप क्षेत्रों में देखी गई, लोक प्रशासन, प्रत्यक्ष एवं अन्य सेवाओं को छोड़कर। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में बाजार मूल्यों पर GDP के 1.8% ऋणात्मक होने का अनुमान है। देखिए यहाँ पर कि PCNI की बात देखिए, PCNI मतलब प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। PCNI प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के देखिए PCNI प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के चालू मूल्यों पर 1,35,050 रुपये, पिछले वर्ष से 6.8% अधिक रहने का अनुमान है। अभी कोविड-19 का इम्पैक्ट, कोविड-19 प्रभाव देखिए। हालांकि भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे पहले केस की केरल राज्य से आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के प्रकाशन एक दिन पूर्व एवं संघीय बजट 2020-21 की प्रस्तुति के 2 दिन पूर्व रिपोर्ट किया गया। इन आधिकारिक दस्तावेज इस महामारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इतनी जल्दी इसके प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं था, या शायद ही विश्व की सरकारों ने कभी सोचा हो कि यह महामारी इतना विकराल रूप धारण करेगी। लेकिन जैसे महामारी का विस्तार हुआ, इसके आर्थिक प्रभावों का अनुमान भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जारी किए जाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अनुमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अनुमान के अध्याय 21 को भारत के राष्ट्रीय आय 2019-20 एवं 2020-21 के लिए के जुलाई 2020 तक उपलब्ध आधिकारिक अनुमान निम्न प्रकार के NSO का अनुमान देखिए। 2019-20 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय के निम्न संभावित अनुमानों प्रोविजनल एस्टिमेट PE को NSO द्वारा 29 मई 2020 को प्रकाशित किया गया। GDP के स्थिर मूल्यों पर 145.66 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान वर्ष 2018-19 की ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे चलिए, अब फिर आगे इसमें कहा गया क्या कि देखिए आपको देखिए
वृद्धि ये डाटा आंकड़े उतना महत्वपूर्ण है आखिर यहाँ पे क्या कि इसमें देखिए क्या कि इसको हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, चूँकि ये डाटा जो है उसका महत्व इस जो हम इस चीज़ को यहाँ से देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या इसमें जो कहा गया कि एनएसओ के अनुसार राष्ट्रीय आय से जुड़े इन अनुमानों में संशोधन की संभावना है, क्योंकि महामारी की रोकथाम के उद्देश्य लागू किए गए लॉकडाउन का आंकड़ों के प्रभाव पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आरबीआई के अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2020 कोविड-19 का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अनुमान है, जो 40 वर्षों में पहली बार अर्थव्यवस्था को संकुचन कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में लाएगा। केंद्रीय बैंक के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋणात्मक होने का अनुमान है। इसके अनुसार वर्ष के पूर्वांत में मांग एवं आपूर्ति दोनों में अप्रत्याशित गिरावट आएगी और आर्थिक गतिविधियां निम्न स्तरीय रहेगी। वर्ष के अंतिम 6 महीनों में वैसे आर्थिक गतिविधियों में सुधार की संभावना है। SBI का अनुमान देखिए, कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न गतिरोध के कारण SBI के अनुसार इको रेप रिसर्च शुरू 2020 से वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर भारत की आर्थिक वृद्धि दर की 1.1% होने का अनुमान है। इसके पहले अनुमान में वृद्धि दर 2.2% रहने का अनुमान लगाया गया था। इसके अनुसार इस वर्ष 12.1 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक ह्रास का अनुमान है, जो देश की नॉमिनल GBA के 6% बराबर होगा। और इस प्रकार GBA वृद्धि दर गिरकर लगभग 4.2% रह जाएगी। नॉमिनल अर्थात चालू मूल्यों पर रिपोर्ट में कहा गया कि इस वर्ष सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा इसके सकल कर वसूली से अधिक रहने का अनुमान है। देखिए यहाँ से चैप्टर 1 आपको पूरी तरह से फिनिश होता है। चैप्टर 2 आप जो आपके यहाँ पर वृद्धि, विकास एवं खुशहाली, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।